Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। आज फिर मैं आपके सामने एक और वन शॉट लेक्चर लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, घर्षण बल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो इस लेक्चर की थीम रखी है, ओनली डायग्राम्स मैंने यहाँ लिए हैं। उस डायग्राम्स के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, वो मैं सीक्वेंस के अंदर लेके चलूँगा, और आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का वन शॉट लेक्चर। देखिए सबसे पहले हमेशा की तरह हम ये देखेंगे कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, संपर्क बल के बारे में, उसके बाद में फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसको कई शॉर्ट फॉर्म में कई बार हम FBD बोल देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, मीन्स कि भाई ऑब्जेक्ट अपना इक्विलिब्रियम में है या फिर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है, उसके कुछ केसेस मैंने लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद वेइंग मशीन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, भार तुला मशीन जो होती है आपकी, जो भार मेजर करती है। स्प्रिंग फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में चर्चा करेंगे, कांस्टेंट मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, बाधित गति के बारे में, शूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे, छद्म बल के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, घर्षण, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करेंगे, विश्राम कोण, और कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलें। ये देखिए ये जो डेफिनेशंस हैं ये न्यूटन्स ने अपनी जो बुक के अंदर जो डेफिनेशंस लिखी थी वो है, ठीक है। पहली बात तो इंग्लिश के अंदर मैं ये पढ़ूंगा और साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन्स ने दिया था, एवरी बॉडी प्रिजर्व इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द राइट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस्ड देयर ऑन, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये कहना चाह रहा है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, अपने विश्राम की स्थिति, ठीक है, विश्राम की स्थिति या फिर अपने स्टेट ऑफ मोशन या गति की स्थिति, जिस प्रकार भी उसकी गति हो रही हो, चाहे वो नियत चाल से चल रहा हो, चाहे वो नियत त्वरण से चल रहा हो, जैसे भी उसकी गति हो रही हो, ठीक है,
तो जब तक उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल इंपोज ना कर दिया जाए, लगा ना दिया जाए, तब तक वह अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता। उसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट विश्राम में है, ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट विश्राम में है तो वो हमेशा विश्राम में रहेगा, ठीक है, मीन्स यदि विश्राम में है तो विश्राम में ही रहेगा, और यदि गति में है तो हमेशा गति में ही रहेगा, ठीक है, विश्राम और या फिर गति में है। अब गति भी कितने प्रकार की हो सकती है, मैक्सिमम अपन नियत चाल हो सकती है, ठीक है, नियत चाल या नियत वेग के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर नियत त्वरण हो सकती है, कोई पहले से फोर्स लग रहा हो। तो ये जो स्थिति है इसकी, जो स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, तो ये स्थिति इसकी वैसे ही बनी रहेगी जब तक किसी बाह्य बल को उसके ऊपर लगा ना दिया जाए। बात समझ में आ रही है? और इस लॉ को कई बार इनर्शिया से भी रिलेट करते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या है? जड़त्व। बात समझ में आ रही है? इस लॉ को कई बार जड़त्व भी बोल दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ जड़त्व का? जड़त्व को डायरेक्टली लिंक अपन मास से करते हैं, ठीक है, बोला जाता है जड़त्व इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स मास, ठीक है, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा जड़त्व। बात समझ में आ रही है? आगे चले, फटाफट एकदम कवर करना है अपने को। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। द अल्टरेशन ऑफ मोशन इज एवर प्रोपोर्शनल टू द मोटिव फोर्स इम्प्रेस्ड and is made in the direction of the right line in which that force is impressed। मैं फिर बोल रहा हूँ, लैंग्वेज आपको टिपिकल लग रही होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है जो न्यूटन ने अपने बुक में डिफाइन की थी, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको। मैं यदि इजी लैंग्वेज के अंदर बताऊं आपको, तो कोई भी फोर्स यदि इंपोज हो रहा है, ठीक है, कोई भी फोर्स यदि इंपोज हो रहा है, वो डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अपन एक तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर बोल रखा है कि अल्टरेशन ऑफ मोशन, मतलब कोई भी मोशन उसका चल रहा है, उसके अंदर अल्टरेशन मतलब उसके अंदर चेंज जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो फोर्स अपन ने इम्पोज किया है। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं डायरेक्टली जो इसको लिखना चाहूँगा इक्वेशन फॉर्म में, तो dp इज अपॉन में dt इज इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ पे जो p है दैट इज, ये जो वेक्टर का साइन है ओनली p पे आएगा, d पे नहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसे। p जो है दैट इज मोमेंटम। क्या है बच्चों? मोमेंटम मीन्स संवेग, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। बात समझ में आ रही है? इससे फिर ये डायरेक्टली इक्वेशन निकल के आई है। और एक और मैंने आपको बताया, ये तभी पॉसिबल है जब मास कांस्टेंट हो, ठीक है। इस इक्वेशन की एक और फॉर्म बन सकती है, F आप यदि डायरेक्टली लिख रहे हो और dp बाई dt लेके चल रहे हो, तो जैसे ही p के अंदर आप क्या रखोगे? mnv। एक फॉर्म तो ये बन सकती है dv बाई dt, एंड एक फॉर्म आपके ये भी बन सकती है dm बाई dt। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये जो फॉर्म है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल मास प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल मास, या फिर जिसके अंदर मास परिवर्तित हो रहा है, मास किसी ना किसी दर से चेंज हो रहा है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी इस इक्वेशन से लेके चलेंगे अपन। बात समझ में आ रही है? तो ये जो इक्वेशन है आप जनरली पढ़ते हैं, क्योंकि dv बाई dt क्या होगा? ma। लेकिन जैसे ही वेरिएबल मास वाला आता है तो वहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल है, और वेलोसिटी जनरली रिलेटिव लेके कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये वाला टर्म ना आकर के ये टर्म बन जाएगी। बात समझ में आ गई? अब देखो थर्ड लॉ एकदम इजी लॉ है, ये वापस वही डेफिनेशन है जो न्यूटन ने लिखी है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू दैट म्यूचुअल actions of two bodies upon each other are always equal and directed to contrary parts। बात समझ में आ रही है कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि आपने कोई फोर्स लगाया है, जैसे मैं यदि यहाँ पे इस हैंड को मेरे ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो मेरा जो ये जो हैंड है मेरी तरफ से मैं देखूँ तो मेरा जो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है, जो मेरे लेफ्ट पाम है, वो भी मेरे राइट हैंड की तरफ फोर्स लगा रही होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। और ये सदैव ध्यान रखना कि जो बल एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया के अंदर युग्म बनाते हैं, ठीक है, युग्म बनेगा, वो
एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन कभी भी एक ही बॉडी पे वर्क नहीं करते, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक ही बॉडी के ऊपर आपने क्रिया भी लगा दिया, प्रतिक्रिया भी लगा दिया, ठीक है। म्यूचुअल होता है हमेशा। जैसे इस हैंड ने जो बल लगाएगा मेरे ऊपर, तो वो मैं यदि यहाँ से देखूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ बल लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो बल लगा रहा है वो मेरे हैंड के ऊपर लगेगा इस तरफ, ठीक है। और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो मेरे इस हैंड के ऊपर लगेगा इस तरफ। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये सिंपल सा एकदम डेफिनेशंस थी सारी की सारी तीनों लॉज की, ये मैंने ले करके आपको समझा दिया है, ठीक है। जनरल चीज़ें डिस्कशन कर ली हैं अपन ने। अब फटाफट आगे चलते हैं, क्योंकि देखो वन शॉट के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, जो मेन पॉइंट्स हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे अपन, ठीक है बच्चों। आगे चलें। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स संपर्क बल, ठीक है बच्चों। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स संपर्क बल, ठीक है। सबसे पहला देखो, तीन तरह के संपर्क बल हम डिस्कशन में लेंगे। एक नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सतह के साथ जो संपर्क में आएगा, देखिए ना, देखो स्ट्रिंग किसी ब्लॉक से संपर्क में है तो उसको भी संपर्क बल काउंट किया जाएगा, लेकिन सतह से यदि अपन काउंट करेंगे तो दो तरह के फोर्स बनेंगे सतह के लिए, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। देखिए अब नॉर्मल को अभिलंब बल से भी दर्शाया जाता है, अभिलंब बल दर्शाया जाता है या फिर लिखा जाता है। इसको कई बार अभिलंब भी बोल देते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया भी बोल देते हैं, ठीक है। वो अलग अलग, जो अपने हिंदी के अंदर यही है, अलग अलग नाम होते हैं। तो अभिलंब भी बोल सकते हैं इसको और अभिलंब प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इट इज कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या हुआ कि यह संपर्क बल का लंबवत घटक है, लंबवत घटक है, ठीक है। जहां संपर्क हो रहा हो, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है? यह हमेशा संपर्क बल का लंबवत घटक है, ये ध्यान रखना। आगे, इट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ये क्रिया प्रतिक्रिया का जो युग्म है उसका निर्माण करता है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का भी ये निर्माण करता है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहां से आ गया? तो बच्चों जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब आप बात कर रहे हो, मॉलिक्यूलर लेवल पे जब आप चले जाते हो, अब आप ये मत देखो कि ये सतह टच में है ओनली, जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, तो अब आप ये मत देखो कि मेरा हाथ इस पेन को टच में कर रहा है। लेकिन आप जब मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करोगे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो फोर्स आपस में इंट्रैक्शन ले रहे हैं, मेरे हाथ के जो बहुत छोटे छोटे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इंट्रैक्शन ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह ही लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय बल। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए दो केसेस मैंने लिए हैं, इसके अंदर अपन देखें तो पहला जो मैं केस ले रहा हूं, पहले केस के अंदर एक रॉड ऐसे है, ऐसे रखी हुई है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे संपर्क इसमें कहां कहां हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना, अभिलंब बल या अभिलंब प्रतिक्रिया आप कहां लगाओगे? जहां जहां संपर्क हो रहा है, जिस जिस जगह संपर्क हो रहा है। यहां पे दो जगह संपर्क हो रहा है, ठीक है। लेकिन खास बात यहां क्या लिखा हुआ है? लंबवत घटक है। तो जहां संपर्क हो रहा है उसके सदैव लंबवत ही लेना है। तो यहां पे जो ये संपर्क हो रहा है इसके लंबवत मैं बात करूंगा तो ये डायरेक्टली लंबवत ऐसे हो जाएगा, और इसके लंबवत जब मैं बात करूंगा तो इसका लंबवत ऐसे हो जाएगा। तो इसको यदि मैं N1 लेता हूं तो इसको मैं N2 लूंगा, ठीक है। अब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से बात करें तो ये N2 इधर लगा रहा है, तो पीछे जो दीवार है आपके, जिस दीवार के ऊपर ये रखा हुआ है उस दीवार के अंदर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी N2 लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? और जिस धरातल पे ये रखा हुआ है उसके ऊपर जो बल लग रहा होगा
वो भी N1 लग रहा होगा। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों कह रहा हूं कि क्रिया प्रतिक्रिया के अंदर जो बल के युग्म बनते हैं वो बल के युग्म सदैव दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं। ठीक है, एक यदि युग्म एक ऑब्जेक्ट पे लगा है तो दूसरा दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया के युग्म कभी नहीं लगेंगे। ठीक है, अब ये वाला केस देखिए। इस केस के अंदर यदि मैं बात करूं, ठीक है भाई, ऐसे अब मैंने जो बल लगा, जैसे ये जो संपर्क हुआ, मैंने यदि जोर से इसको स्ट्राइक किया तो इसने मेरे ऊपर जो बल लगाया वो है N, और इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो है N। ये क्या है? फोर्स लगाने का। ठीक है ना, यदि मैंने फोर्स लगा दिया तो एक फोर्स तो मैं F दे ही रहा हूं, लेकिन संपर्क के कारण जो बल लग रहा है, जिसको अपन बोलेंगे जो संपर्क की सतह है उसके लंबवत लगेगा। ठीक है, जो संपर्क की सतह है उसके लंबवत लगेगा। मैं ओनली इन दोनों की बात कर रहा हूं। यदि मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी बात करूंगा तो नॉर्मल फोर्स कितने हो जाएंगे? इन दोनों के बीच में संपर्क हुआ तो N1, और इधर धरातल के अंदर इन दोनों पांव की जब मैं बात करूं तो ये N2 और N2, और नीचे धरातल के ऊपर N2 और N2। ठीक है, और इसकी ब्लॉक की बात करूंगा तो N3 और N3। बात समझ में आ रही है? जहां जहां संपर्क हो रहा है वहां वहां अलग अलग नोटिंग करते हुए चलो। इस पूरे का मास मैंने मैन का एक ही लिया है, इसीलिए मैं सेम फोर्स बोल रहा हूं। बात समझ में आ गई? आगे चले, आगे देखिए टेंशन फोर्स, तनाव बल की बात करते हैं। जहां कहीं स्ट्रिंग है, जहां कहीं धागा है, धागे में यदि खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, धागे में यदि खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, यदि अपन ने धागे को खींचा हुआ, खींच के रखा हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे? उसके अंदर क्या हो रहा है? तनाव बल, ठीक है, क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ गई? और तनाव बल हमेशा जो लगता है, जैसे मान लो ये आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके M, ये आपके बिगर M, और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसके अंदर जो आपके स्ट्रिंग है इसको खींचा हुआ है, तो तनाव बल जो लगेगा वो इधर लगेगा T और इधर भी लगेगा T। अब आप ये मत सोचिए कि ये T खाली इधर ही लग रहा है। यदि मैं इसको पूरे तरीके से डिनोट करूंगा तो जहाँ पे ये इसके साथ में कांटेक्ट में है वहाँ पे भी T लग रहा है, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, तो पूरी स्ट्रिंग के ऊपर T T T T लग रहा है। बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ एक नोटिंग करने का तरीका है कि अपन सिर्फ एरो ले लेते हैं। ठीक है, एक एरो इस तरफ और एक एरो इस तरफ। बात समझ में आ रही है? जब जैसे यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे बात करूँ तो ये T और T, अब देखिए यहाँ पे ये मास है, यहाँ पे ये मास है और यहाँ पे ये मास है। ठीक है, तो जितनी स्ट्रिंग, मतलब एक धागा है, एक धागे के लिए आप T लिख सकते हो। यदि 3 धागे होंगे तो T1, T2 एंड T3 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे धागों की संख्या कितनी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, वापस वही मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे T2 एंड T1, ये एक धागा, ये दूसरा धागा और ये तीसरा धागा। ठीक है, इसमें एक तरीका है, आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ ले लीजिए, मतलब इसका मास कंबाइंड कर दीजिए। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ होता है? धागा द्रव्यमानहीन है। धागा क्या है? द्रव्यमानहीन है ज्यादातर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक तो होगा धागा और एक होगी डोरी। ठीक है, डोरी मीन्स रोप। यदि रोप दे दी जाए तो रोप के अंदर ज्यादातर द्रव्यमान लिया जाता है। ठीक है, अब खुद देखिए, जब मैं इस पूरे को एक साथ ले लूंगा तो T2 T2 आमने सामने, T1 T1 आमने सामने, तो फाइनल जो T3 बनेगा वो किसके बराबर हो सकता है? F के बराबर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, टोटल मास अपन लेके चलेंगे, लेकिन ये F दे रखा है इसने, तो F डायरेक्टली T3 के बराबर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन से अपन समझ सकते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे ये आपने ले लिया मास M, इधर एक और स्ट्रिंग M और इधर एक और स्ट्रिंग M। बात समझ में आ रही है? ये मैंने लिया F। अब देखिए ध्यान से, जितनी स्ट्रिंग उतने टेंशन बना दो। ये T1 T1, T2 T2,
ठीक है बच्चों। अब F की बात कर रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि A निकाय या फिर सिस्टम के सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस पूरे सिस्टम को एक ही मान लीजिए। अब आप क्या कर सकते हो, F इज इक्वल टू टोटल मास कितना है m m n m। मैं आपको बता चुका हूँ धागे को हमेशा द्रव्यमानहीन ही माना जाता है। F इज इक्वल टू 3ma सिस्टम, ठीक है, निकाय का। तो A सिस्टम कितना आ जाएगा, F अपॉन में 3m। अब सबसे बड़ी खास बात, अब देखिए, यदि मैं इसको T2 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं ओनली इसकी बात करूंगा, ठीक है। निकाय का त्वरण आपके पास इतना आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी त्वरण यही है, इसका भी त्वरण यही है और इसका भी त्वरण यही है, एक्सेलरेशन यही है, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं T2 की बात करूंगा तो पीछे वाला जो निकाय बच रहा है उसको आगे कौन ले जा रहा है, T2 ही तो ले जा रहा है। तो T2 की जब मैं बात करूंगा तो T2 पीछे मास कितना है 2m और एक्सेलरेशन कितना है बच्चों F/3m। तो यहाँ पे 2F/3 आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे T1 की बात करूंगा तो इस अकेले मास को आगे कौन ले जा रहा है, T1 ही तो ले जा रहा है, और तो कोई फोर्स है नहीं। और ये किसी एक धरातल के ऊपर रखे होंगे तो mg नीचे की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ, बस खत्म। बात समझ में आ रही है। तो इस डायरेक्शन में जो गति हो रही है वो कौन ले जा रहा है, T1 ले जा रहा है। तो यहाँ पे T1 की जो वैल्यू है वापस वही एक्सेलरेशन रख दीजिए आप, F/3 आएगा, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दे करके आपको समझा दिया है ये। और ये ध्यान रखना, धागा ज़्यादातर द्रव्यमानहीन ही बोला जाता है, ठीक है। यदि मास दे रखा हो तो फिर अपने को मास लेना पड़ेगा। तो पूरे सिस्टम का मास, इस धागे का मास भी और इस धागे का मास भी, और तीनों जो छोटे छोटे आपके बॉल्स दे रखी हैं इनका मास भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। अब जो है आपके पास एक और घर्षण बल, ठीक है। अब देखिए, इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूं, शीट ले लेता हूं, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने शीट ले ली। अब कोई ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है तो परपेंडिकुलर, मतलब कांटेक्ट फोर्स, देखिए कांटेक्ट फोर्स इस सतह के साथ जो मेरा लग रहा है उसका परपेंडिकुलर जो घटक है, उसका ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो क्या है, नॉर्मल। तो मेरा हाथ इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है बच्चों। और जो कांटेक्ट फोर्स है उसका टेंजेंशियल घटक मींस स्पर्श रेखीय जो घटक है वो क्या होगा, घर्षण। वो इसके सापेक्षिक वेग को, मतलब इसके बीच में, दोनों सतह के बीच में गति होने से रोकेगा। तो टेंजेंशियल को मैं क्या कह सकता हूं, स्पर्श रेखीय। क्या कह सकता हूं बच्चों, स्पर्श रेखीय। बात समझ में आ रहा है, ये स्पर्श रेखीय घटक होता है। इसके अलावा जो फ्रिक्शन को डिटेल के अंदर जब अपन फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब मैं एकदम आराम से समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए कि ये जो आपके संपर्क बल होता है किसी सतह के साथ जो बन रहा होता है अपना, उसका टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय घटक होता है। और ये है उन दोनों सरफेसेस के बीच में गति होने से रोकता है, ठीक है। आगे चले, आगे देखिए भाई, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसको अपन कई बार शॉर्ट के अंदर टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी कई बार क्या बोल देते हैं, एफबीडी। कई बच्चों को लगता है सर एफबीडी का मीन्स क्या है। एफबीडी का मीन्स ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, ये 3 स्टेप हैं एफबीडी बनाने के। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, क्लियरली स्पेसिफाइड बाउंड्री। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आपको दे रखे हैं ढेर सारे ऑब्जेक्ट, तो किसी एक ऑब्जेक्ट यदि टचिंग में हो, गति हो रही हो, किसी एक ऑब्जेक्ट को बाकी सारों से अलग कर लो, ठीक है। उसकी बाउंड्री बना लो, मीन्स उसका एग्जैक्टली शेप जो भी है आपका उसको अलग करके रख लो। उसके बाद फर्स्ट ड्रॉ नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्सेज इन द डायग्राम। नॉन कॉन्टैक्ट जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं
नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से होंगे, जस्ट अभी अपन समझेंगे। जनरली इट्स वेट, ठीक है, ज़्यादातर इसका वेट होता है नॉन कॉन्टैक्ट में, ठीक है बच्चों। और एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, इसके अंदर एफ भी आ जाएगा, ठीक है, जैसे ये फोर्स लग रहा है बाहर। उसके बाद ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेज विच एक्ट्स एट द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिस्टम। कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड अप्लाइड फोर्स, ठीक है बच्चों। डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स भी ले सकते हैं आप, क्योंकि अप्लाइड फोर्स का कॉन्टैक्ट उसके साथ में हो रहा होगा। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या कीजिए, उसकी बाउंड्री को एकदम अलग कर लीजिए। सेकंड केस के अंदर क्या कीजिए, ज्यादातर mg जो होता है, mg जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ऑब्वियस है कि भाई mg तो लगेगा, ठीक है। सबसे पहले उसका mg बना लीजिए। और थर्ड केस के अंदर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सारे के सारे फोर्सेस उसके ड्रॉ कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 स्टेप हैं जो आपको सदैव फॉलो करने हैं एफबीडी के अंदर। अब कैसे फॉलो करने हैं, फटाफट एक बार क्विकली अपन इन 3 डायग्राम्स के अंदर देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे इस डायग्राम की मैं बात करूँ तो देखना, पहले डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो पहले तो मैं बना लेता हूँ बॉल ए, ठीक है, और सेकेंड में बना लेता हूँ बॉल बी। ये मैंने बनाया ए को, ये मैंने बनाया बी को। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसके अंदर लग रहा होगा क्या, इस बॉल का mg, और यहाँ पे m1 ले लो और यहाँ पे m2 ले लो, m2g, ठीक है। ये तो हो गया सबसे पहले सेकंड स्टेप के हिसाब से, अलग अलग स्पेस पे बाउंड्री कर ली। अब सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस को बनाना है, तो इनका कॉन्टैक्ट देखिए, ए का कॉन्टैक्ट इस सतह के साथ में हो रहा है और इस सतह के साथ में हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बल तो इधर बनाऊंगा N1, एक बल नीचे से भी इसका कांटेक्ट हो रहा है, ये बनेगा N2। तो एक जो बल है जो B के साथ में कांटेक्ट है वो भी मेरे को बनाना होगा। वो बल क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है या फिर अभिलंब बल जो है वो, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अभिलंब बल के अंदर जहां जहां कांटेक्ट हो रहे हो वहां वहां अभिलंब बल बनाना जरूरी है, ठीक है। अब बी के लिए यदि मैं बनाना चाहूं तो बी के लिए देखिए, आपने इस डायरेक्शन में बनाया है तो इसके जस्ट इधर डायरेक्शन के अंदर कौन सा बल बनेगा, NAB। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो अभिलंब बल होता है वो बल क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से अलग अलग 2 कंपोनेंट बनाता है और वो दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं लगते, ठीक है। एक तो ये NAB और इसके लिए इस सतह से जो कांटेक्ट हो रहा है इसका 2 ही बनेंगे N3। बात समझ में आ रही है? ये तो मेरा पहले वाले का हो गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे वाले की, ठीक है बच्चों। अब देखना, दूसरे वाले के अंदर मैं डायग्राम मैंने बना लिया है, तो सबसे पहले mg तो इसका ले ही लो, mg हो गया। अब देखिए, नॉर्मल रिएक्शन को मैं r से डिनोट कर दूं, जो इस सतह के अंदर जो टच में आ रहा है ये उसके कारण बनेगा, ठीक है। अब बात सीधी सी है, यदि मैं सतह के लिए एफबीडी बनाऊंगा तो इसके लिए रिएक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन ऊपर, एक रिएक्शन नीचे सतह के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं F बनाऊंगा, ये F बन गया। अब ये कांटेक्ट में किसके साथ है, B के साथ में, तो इधर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, NAB। बात समझ में आ रही है, NAB। सेकंड केस B का बना लीजिए, B के अंदर वापस वही, मान लिया इन सबका मास बराबर ही है, ठीक है। तो वापस रिएक्शन और ये रिएक्शन। अब कॉन्टैक्ट फोर्स बना रहा हूँ धीरे धीरे। इसके अंदर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन NAB तो लग ही रहा है। तो इस तरफ NAB और इस तरफ NBC, क्या NBC, ठीक है बच्चों। देखो आपको सीन हो रहा होगा, लेकिन जो मैं साथ साथ में बोलता हुआ चल रहा हूँ उसके ऊपर भी ध्यान रखें, ठीक है। तो इतने बल इसके ऊपर लग रहे होंगे, तो मैंने सारे बल बना दिए। थर्ड केस, इसकी बाउंड्री वापस से स्पेसिफाई कर लो, कर लिया। अब वापस mg नीचे की तरफ, इसके कारण जो रिएक्शन बन रहा है वो रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसके कारण रिएक्शन नीचे की तरफ। अब इसके अंदर बल तो लग रहा है बच्चों, बल दिया हुआ है, और कांटेक्ट किनके बीच में हो रहा है, B और C के बीच में। तो एक नॉर्मल यहाँ पे भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये इसकी एफबीडी हो गई, ठीक है। थर्ड डायग्राम, थर्ड की बात कर लेते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या बना दो, mg, ठीक है। और भी ये नॉर्मल इसके लिए हो गया और ये नॉर्मल अर्थ के लिए हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो, पर्टिकुलर इन सबको
और पहले मैंने डेफिनेशन बताया था, इससे आप क्या समझे, कभी भी एफबीडी बनाने का बोला जाए तो ऑब्जेक्ट को एकदम अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को एकदम अलग अलग कर लीजिए बच्चों, क्या कर लीजिए, एकदम अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। एकदम अलग अलग करने के बाद में आप क्या कीजिए, उसके अंदर सबसे पहले mg बना लीजिए, mg बना लिया, जर्नलिस्ट वेट लिख लो, mg नीचे की तरफ लग रहा है सदैव। उसके बाद में जितने भी बल लग रहे हो, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, फ्रिक्शन लग रहा हो, ठीक है, नॉर्मल लग रहा हो या टेंशन लग रहा हो, सारे के सारे बल बना दीजिए। बात समझ में आ रही है। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं लूँगा, अभी वैसे आगे आपके ढेर सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने, लेकिन जैसे ये m है, ये आपके n नहीं, ये t है, ठीक है। अब देखिए आप, ये आ गया आपके सिंपल सा एक एफबीडी देख लेते हैं। अब इसके लिए मैं यदि एफबीडी बनाऊँ तो m नीचे की तरफ डायरेक्टली सबसे पहले क्या करो, mg बना लो। अब इसके अंदर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे t ही लग रहा है डायरेक्ट, ठीक है। इस स्थिति के अंदर इसके पास t ही लग रहा है। बात समझ में आ रही है, कर लोगे, एफबीडी बना लोगे। कृपया 3 या 4 तरह की अलग अलग एफबीडी बना के देख लेना, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है। आइए बच्चों देखें, व्हेन एप्लीकेशन देखनी है अपने को न्यूटन्स लॉ की। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, साम्यावस्था में, कहाँ हो, साम्यावस्था में स्थित हो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ सारे के सारे साम्यावस्था की बात करेंगे अपन। तो टी ए बी जो है ये अपने को फाइंड आउट करना है, इसमें टी ए नहीं बी सी, टी बी सी फाइंड आउट करना है और टी बी डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। साम्यावस्था का मतलब क्या है, इसके पास कोई भी त्वरण नहीं है, सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा, देखिए लामी थ्योरम से अपन ट्राई करेंगे इसको अटेम्प्ट करने की। जब ये वाला जो है ये मैं ले लेता हूँ T1, ये ले लेता हूँ T2 और दिस वन इज T, ठीक है। अब इस डायग्राम से मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि T इज इक्वल टू 250 न्यूटन। पता चली या नहीं चली, T इज इक्वल टू 250 न्यूटन। अब मेरे को एंगल के बारे में गेम खेलना है। अब ये एंगल है, यहाँ से मैं डायरेक्टली देखूँ, ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 53, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 53, 90, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 37, ठीक है बच्चों। और ये 37, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना आएगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस 53। बात समझ में आ रही है। और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 37, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चों याद करो मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी वन शॉट में, लामीज थ्योरम, जो 2D के वन शॉट में थी, ठीक है। उसी थ्योरम का उपयोग करेंगे अपन, बहुत इजी पड़ती है कई बार। अब देखिए इसी डायग्राम को मैं यदि थोड़ा अच्छे तरीके से बना लूँ, जिस चीज़ का अपने को यूज़ करना है, ये हो जाएगा T1, ये है T2, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री माइनस 53, ठीक है बच्चों। और इन दोनों के बीच में 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट, T अपॉन में साइन जस्ट सामने वाला एंगल, साइन 90 डिग्री इक्वल टू T1 के जस्ट अपोजिट, मतलब सामने वाला, जस्ट सामने वाला एंगल, साइन 180 डिग्री माइनस 37, ओके बच्चों। और T2 जब आप लेके चलोगे तो T2 अपॉन में साइन 180 डिग्री माइनस 53। बात समझ में आ रही है। यहाँ से यदि मैं स्टार्ट करूँ तो साइन तो ये 1 ही हो जाएगा, T इज इक्वल टू T1 साइन 37। मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए 180 डिग्री माइनस 37, ठीक है। 180 डिग्री है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और 180 डिग्री माइनस 37 का मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन 53, ठीक है बच्चों। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो सदैव एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो,
3, 4 एंड 5, बड़ी वाली भुजा के साथ में छोटा एंगल, छोटे वाली भुजा के साथ में बड़ा एंगल। अब क्या क्या पूछा है, साइन 37 पूछा है, तो साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5। अब देखिए T1 सॉरी T1 नहीं, T लिखना पड़ेगा ना यहाँ तो, हाँ T इज इक्वल टू T1 अपॉन में साइन 37 3/5, 3 इंटू में 5 इक्वल टू साइन 53 4/5, ठीक है, तो 5 T2 अपॉन में 4, ठीक है। अब देखो T तो अपने पास है, T मीन्स TBD की जो वैल्यू है वो तो आएगी 250 न्यूटन, ये तो एग्जैक्ट है अपने पास, mg के हिसाब से आ जाएगा। अब यदि मैं T1 की बात करता हूँ, T1 मैंने क्या लिया है, TAB की बात कर रहा हूँ मैं, तो TAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए T1 3 इधर मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 250 अपॉन में 5 इंटू में 3, तो आई थिंक कितना आ जाएगा 150 न्यूटन, इतना आएगा। अब देखिए TBC की बात कर रहा हूं मैं, BC, तो 250 इंटू में 4 मल्टीप्लाई अपॉन में 5, तो 200 न्यूटन, ठीक है बच्चों, इजी है एकदम, आ जाएगा ना। लामी थ्योरम का यूज किया है मैंने, और ये ट्राई ये किया कीजिएगा कि हमेशा ऐसे ड्रॉ करके 180 में लेके चलिए, क्योंकि जब 90 प्लस आप सॉल्व करने की ट्राई करोगे ना तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा इसमें करना टिपिकल रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब इसके अंदर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, T1 T2 T3 एंड T4, ये सारा फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आप लामी थ्योरम लगाओगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाओगे, ये तो लामी थ्योरम से एकदम इजी था, जब 3 आ जाएं तो तीनों को तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ से देखना, अब अपने को इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यदि मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ, तो ए पॉइंट से यदि मैं इक्वेशन बनाता हूँ, करना क्या है, साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था का मतलब जब आप पूरी 11th पढ़ लोगे तो साम्यावस्था का मतलब आप क्या बोलोगे कि नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क इज 0, लेकिन जब आप एनएलएम की बात कर रहे हो तो नेट फोर्स इज 0, टॉर्क की यहाँ पे गाथा नहीं गानी है, ठीक है ना, टॉर्क की यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं लेके आनी है, नेट फोर्स 0 करना है, तो मीन्स एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करवा दो। तो यहाँ पे यदि मैं इस केस में देखूं तो T1 जो होगा, T1 इज इक्वल टू T2 साइन 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, और यहाँ से T2 साइन 30 डिग्री, ये डायरेक्टली ये जो एंगल है ये यहाँ से बन जाएगा इधर, और T2 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला 100, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 100। तो पहले सारी इक्वेशन लिख लो, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो एक स्ट्रिंग मेरे पास ये भी जुड़ी हुई है, ये आपके T3 इस तरफ है, ठीक है ना, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये यदि 60 है, ये वाला ये 60, तो ये कितना हो जाएगा T2 cos 60, ठीक है बच्चों, तो T3 प्लस T2 cos 60 इज इक्वल टू T4 sin 60, बात समझ में आ रही है, T4 sin 60, ठीक है बच्चों, T4 sin 60। एक बार मैं इक्वेशन लिख दूं, फिर मैं एक बार वापस बता दूंगा। तो ये आपके हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, ये इधर तो हो गया, ये तो एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन है, ठीक है। और अभी ये देखिए वाई डायरेक्शन वाली इक्वेशन, T4 cos 60, ठीक है, T4 cos 60 इज इक्वल टू T2 यहाँ पे साइन 60, T2 साइन 60 डिग्री, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप क्या समझे इन चीज़ों से, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये वाला जो मैंने सॉल्व किया, ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ये वाला मैंने सॉल्व किया, देखिए T1 इज इक्वल टू T2, तो ये मेरे पास A के लिए x कंपोनेंट मैंने सॉल्व कर लिया। ये वाला कैसे सॉल्व किया, A के लिए मैंने y कंपोनेंट सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। ये वाला कैसे सॉल्व किया, ये वाला मैंने इसके लिए B के लिए x कंपोनेंट सॉल्व कर लिया, ये मैं B के लिए है, ठीक है। और ये वाला मैंने बच्चों कैसे सॉल्व किया, B के लिए y वाला जो घटक है वो सॉल्व कर लिया, सारे के सारे फोर्सेस y में और सारे के सारे फोर्सेस x में, इसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा।
देखिए T4 बराबर करना है ना, T4 कॉस T4 साइन, बस ऐसे करना है। समझ में आ गई? तो ये T4 इधर बनेगा, एक घटक इधर बनेगा, ये तो T3 है ही, इसका एक घटक नीचे बनेगा और एक घटक इधर बनेगा, ठीक है ना। ये T2 के घटक है और ये T4 के घटक है, ठीक है। ये y डायरेक्शन में x डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है? ये भी T4। अब इसको देखते हैं फटाफट बच्चों, टाइम ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो। अब देखो T1 इज इक्वल टू T2, तो T1 इज इक्वल टू T2/2, ठीक है। इक्वेशन आ गई पहली। अब T2 cos 30 इज इक्वल टू 100, ठीक है बच्चों। तो T2 cos 30 की बात कर रहा है ये, तो T2 cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2 इक्वल टू 100। तो T2 जो है वो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? 200/√3 न्यूटन। और T2 यदि 200/√3 न्यूटन है तो यहाँ से मेरे पास T1 कितना आ गया? /2 करना है मेरे को, 100/√3 न्यूटन। कितना आ गया? 100/√3 न्यूटन। अब यहाँ पे गेम देख लीजिए फटाफट, T3 एंड T4 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। यदि इक्वेशन नंबर 3 से देखूँ तो T3 प्लस T2 cos 60 है तो T2/2 इक्वल टू T4 sin 60 √3/2 T4। ओके बच्चों, √3/2 T4। अब देखिए T4, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करूं तो T4/2 इक्वल टू T2 sin 60, ठीक है, T2 sin 60। तो √3/2 इंटू में T2। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इस दो से इस दो को उड़ा दो, तो यहाँ से T2 की वैल्यू तो है मेरे पास पहले से, तो T4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए √3 T2 इज इक्वल टू T4, तो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो T4 मेरे पास क्या आ जाएगा? 200 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन। बात समझ में आ गई? तो T4 मेरे पास 200 न्यूटन आ गया। तो T3 मेरे को देखना अब कैसे निकालूंगा। T3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो T2/2 मेरे पास पहले से है, कितना है? T2/2 आप करोगे डायरेक्ट तो देखिए 100/√3, यही तो आया था मेरे पास 100/√3। T1 क्या था? T2/2 ही तो था। अब देखिए ये तो मेरे पास आ गया। अब √3/2 कितना है? T4। तो T4 को जब मैं करूँगा तो 100√3 आएगा मेरे पास, ठीक है ना, 100√3। तो T3 जो है मेरे पास कितना आ जाएगा? 100√3 माइनस में 100√3, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो √3 से √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा। तो आई थिंक ये यहाँ पे 200/√3 न्यूटन ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा? 200/√3 न्यूटन ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अपन ने डायरेक्ट T1, T2, T3 एंड T4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आगे चलें। अब देखिए अगेन कौन सी स्थिति है? साम्यावस्था की, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसके अंदर अपने को 10 kg एंड 20 kg का ब्लॉक दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल बना रखा है ये, और 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 100 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है आपको? इसके अंदर फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg एंड 20 kg। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है। जब इन दोनों के बीच की बात ये कर रहा है तब आप मुझे एक चीज बताइए, अपन ऊर्ध्वाधर सॉल्व भी क्यों करेंगे? ठीक है ना, अपन सिर्फ 36 सॉल्व करके देखते हैं इसको। ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ? ये 10 kg हो गया, ये आपके 100 न्यूटन हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये आपके हो गया 20 kg, ठीक है। अब ये यहाँ पे दीवार है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे क्या है? दीवार है। तो ये 50 cos 30, इस तरफ वाला कंपोनेंट इसका कितना बन जाएगा? इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट बन जाएगा बच्चों 50 cos 30, और इस तरफ वाला कितना बनेगा? 50 sin 30, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसका इस तरफ जो फोर्स है वो क्या बन रहा है? 50 sin 30, या फिर मैं लिख दूँ कितना? 25 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये तो मैंने क्या बनाया? इसका फोर्स बनाया है, लेकिन ये जो दीवार लगा रही है वो भी तो नॉर्मल लगा रही होगी।
और ये दीवार पे नॉर्मल लगा रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स बन रहा है वो मैं N1 ले लेता हूँ, ये N1। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है और इन ये जो पर्टिकुलर है, दोनों की FBD अलग अलग बना लो। FBD बना के देखते हैं अपन। ये मैंने बनाया बच्चों 10 kg का ब्लॉक, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 100 न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब इस तरफ जो है फोर्स वो मेरे पास क्या है, N1, ठीक है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो इस तरफ वाला फोर्स कितना है, N1, और इधर से मेरे पास नॉर्मल एक और लग रहा है, और इधर से मेरे पास एक और फोर्स लग रहा है, कितना, 25 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। ये आ गया 20 kg। तो अब यहाँ से बताइए मेरे को, इसकी यदि मैं बात करता हूँ, देखो पहले तो ये चीज़ कंफर्म कर दो कि ये ऑब्जेक्ट साम्यावस्था में है। एक दीवार के ऊपर अपन 5 ब्लॉक लगा करके ऐसे धक्का देंगे। यदि एक दीवार है उसके ऊपर मैंने 5 ब्लॉक ऐसे धक्का दिया तो एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जो मैं धक्का दे रहा हूँ, यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसकी FBD से मुझे क्या मिल रहा है, N1 कितना है, 100 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। N1 कितना है, 100 न्यूटन। जब N1 मेरे पास आ गया 100 न्यूटन, तो यहाँ से मैं एक और चीज़ निकाल लेता हूँ। पूछा मेरे से क्या है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 10 kg एंड 20 kg, वो तो मैंने निकाल दिया कि 100 न्यूटन है। अब आगे और मैं देख लेता हूँ N की वैल्यू, तो ये मैं लिखूँगा तो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N। तो N जो आएगा वो कितना लग रहा है, 75 न्यूटन। ये N क्या है, ये दीवार के ऊपर लग रहा है बच्चों, ठीक है ना। दीवार के ऊपर इस तरफ ये जो है N वो लग रहा है कितना, 75। बात समझ में आ गई। इसको N प्लस 25 इक्वल टू कितना कर सकते हो, 100, 25 उधर चला जाएगा तो वापस क्या आएगा, 75 न्यूटन। बात समझ में आ गई। एकदम ईजी है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे चलें। इसके अंदर भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन कैसे अच्छा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, ये जो स्ट्रिंग है, मान लो मैं स्ट्रिंग 1 लेता हूँ, ठीक है बच्चों। मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया आपके स्ट्रिंग 1। यदि मैं इसको स्ट्रिंग 1 लेता हूँ तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि भाई स्ट्रिंग 1 है, ठीक है, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसका सामर्थ्य, ठीक है। इसका सामर्थ्य का मीन्स इससे ज्यादा यदि बल लगा तो ये टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसका कितना है, 175 न्यूटन। तो अभी ये बोल रहा है कि A का वेट कितना हो, A का वेट या फिर A का भार कितना हो कि ये सारे के सारे वस्तु इक्विलिब्रियम में रहे। किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा फंडा है, ये आपके B हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो है टेंशन बन रहा है मेरे पास T1, और ये यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट A हो गया, और ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये T1, ये आ गया T2, और ये आ गया T3। वापस वही इक्वेशन से लिखनी है अपने को, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर लो, ओनली T ले लो, ठीक है बच्चों। अब देखो T1 तो मेरे पास इन्होंने फिक्स कर दिया कि 175 न्यूटन से ज़्यादा होते ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो T1 यदि फिक्स हो गया तो यहाँ इन दोनों से मुझे क्या मिल रहा है कि T2 इक्वल टू क्या है, T1। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हैं, साम्यावस्था में हैं। साम्यावस्था का मतलब यही है कि उनके पास कोई भी एक्सेलरेशन या फिर कोई भी त्वरण नहीं है, ठीक है। साम्यावस्था का मतलब क्या, त्वरण इज 0, ठीक है, एकदम त्वरण 0 है इसका। तो T2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 175 न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से मैं देखूँ ये वाले पॉइंट से, तो T2 इज इक्वल टू T3 cos 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, सही है। तो T3 मेरे पास कितना आ जाएगा, T2 कितना है 175, ठीक है। ये √3/2 इंटू में 2/√3। बात समझ में आ गई। और यहाँ से देखो अब ये वाले की बात कर लेता हूँ मैं, तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T3 sin 30। तो आई थिंक T कितना है 75 √3
या 2, ठीक है ना, कितना है ऊपर 2/√3 आ रहा है, ये मिट गया। चलिए ये कितना है 2/√3, sin 30 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास यहाँ पे t का जो आंसर है वो कितना आ गया 175/√3 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपका जो हैंड है क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ होता रहेगा। तो साम्यावस्था की स्थिति में आप समझ गए क्या क्या चीज़ें अपन सॉल्व कर रहे हैं, अभी आ गया होगा समझ में। अब देखिए एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट मीन्स त्वरित वस्तु है या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास त्वरण है। ये देखिए ये F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, M1 एंड M2 दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, एक तो अपने को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक अपने को नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है M1 एंड M2 के बीच में। ठीक है भाई, देखो एक्सेलरेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना, आप जो इक्वेशन लिखोगे वो लिखोगे F net इक्वल टू M total इंटू में A। ठीक है, F net याद कीजिए 8वीं क्लास का क्वेश्चन है। राम इधर से धक्का दे रहा है, श्याम इधर से धक्का दे रहा है, तो जो ब्लॉक है वो ज़्यादा फोर्स वाले की तरफ जाएगा। तो आई थिंक मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे F1 ज़्यादा है F2 से। यदि ये हो तो F net मेरे पास कितना आ जाएगा F1 माइनस F2 इक्वल टू मास टोटल कितना है M1 बिगर M है सारे, तो मैं बिगर M में लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन रहेगा। M1 प्लस M2 साथ में क्या आ जाएगा A। ठीक है बच्चों, अब ये जो A है ना ये इस पूरे सिस्टम का आ रहा है, कितना आ रहा है सिस्टम का आ रहा है। ठीक है, तो A कितना आ जाएगा F1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये A आ गया मेरे पास, एकदम इजी है, A आ गया। चलिए अब नॉर्मल निकालना है मेरे को। एक ब्लॉक की FBD ले लो सिंगल, तो मैं एक ब्लॉक की FBD बनाता हूँ। क्या बनाई मैंने M1 F1, ठीक है, इसका नॉर्मल रिएक्शन मैं ले लेता हूँ N। ठीक है ना, नॉर्मल बिटवीन M1 M2। ये पूरा सेंटेंस मैंने एक के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको जो लेना है वो ये डायग्राम में ओनली N ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जाएगा कैसे ये A तो इसका इधर ही है, तो यहाँ पे ये मैं सोल्व करूँगा। तो F1 माइनस में N इक्वल टू M1 A। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल क्या आ जाएगा मेरे पास F1 माइनस M1 A। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। अब देखिए N मैंने लिया, F1 माइनस M1, F1 माइनस F2 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, ये मेरा एक्सेलरेशन था। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा F1 M1 प्लस F1 M2 माइनस M1 F1 और प्लस में M1 F2। ठीक है, अब देखिए कौन सा कट रहा है, M1 F1 कट जाएगा, ये कट गया, बात समझ में आ गई। अब क्या बचा, अपॉन के अंदर तो M1 प्लस M2 था ही, अब क्या बचा मेरे पास, तो F1 एंड F2, F1 M2 प्लस में F2 भी बच गया मेरे पास, M1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये मेरे पास क्या आया है, नॉर्मल आया है। क्या आया है बच्चों, नॉर्मल आया है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखो सिस्टम बनाना, सिस्टम आप कैसे बनाओगे, सिस्टम हमेशा उन्हीं को बनाना जैसे मान लो टेंशन लग रहा हो, नॉर्मल लग रहा हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जो आएगा वो नॉर्मल इधर भी आएगा, वो नॉर्मल इधर भी आएगा, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। जैसे ही मैंने सिस्टम लिया तो इंटरनल फोर्सेस का जो इफेक्ट है, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, नील हो गया, क्योंकि दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या थी, इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट, इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट। तो इफेक्ट नेग्लेक्ट हो गया। तो वही सिस्टम मानना, सिस्टम का मतलब ये कतई नहीं है कि आप F1 F2 को भी साथ में ले लो। ठीक है, सिस्टम खाली उन्हीं को मानना यदि अंदर इंटरनल फोर्सेस बन रहे हो और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। जैसे कि टेंशन है तो टेंशन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, इसीलिए जब कभी स्ट्रिंग दी होती है और 3 मास जुड़े हुए होते हैं तो तीनों मासेस को एक साथ लेकर के भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना उस समय जो भी आप एक्सेलरेशन, जो भी आप त्वरण निकाल रहे हो वो त्वरण पूरे के पूरे निकाय का है। किसका है, पूरे के पूरे निकाय का है। बात समझ में आ गई।
चलिए ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करें। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको क्या करना है कि ये पूरा का पूरा जो अपने फोर्स है F0 की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। यदि ये पूरा का पूरा जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मास दे रखा हो, ये रोप है आपके पास, क्या है ये आपके पास है रस्सी, ठीक है बच्चों। रस्सी और धागे में यही अंतर है, रस्सी के पास मास होगा। तो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन जो भी बनेगा इस पूरे को सिस्टम अज्यूम करो, इस पूरे को सिस्टम अज्यूम करो। यदि ये पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है, मास कितना हो जाएगा 5 3 8 तो 10, कितना हो जाएगा F0 जो है टोटल मास कितना है 10 kg और एक्सेलरेशन कितना है 2, कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, स्ट्रिंग के मिड पॉइंट के अंदर क्या है, टेंशन निकालिए। टेंशन एट मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करना कुछ नहीं है, हमेशा ये माना जाता है कि रस्सी के अंदर जो द्रव्यमान है वो एक समान रूप से वितरित है। यदि आधी लंबाई इसने ले ली तो आधी लंबाई लेने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे 1 kg रहेगा और यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 kg। तो अब यहाँ पे टेंशन पूछा है तो नीचे वाले ब्लॉक को अलग ले लो, क्या ले लो, अलग ले लो। जब आप नीचे वाले ब्लॉक को अलग लोगे तो 1 kg एंड 3 kg, तो मैं छोटा सा ये मान सकता हूँ कि 4 kg का कोई ब्लॉक है। तो यहाँ पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इसको ऊपर ले जा कौन रहा है, टेंशन। तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो त्वरण मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो दे कौन रहा है, टेंशन। तो टेंशन क्या हो जाएगा 4 × में 2 8 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। इजी है, हो जाएंगे। आगे चलें, चलिए अब देखिए वापस वही त्वरित वस्तुएं, ठीक है बच्चों। अब देखिए फटाफट, जब कभी भी नततल आपको दे दिया जाए तो सबसे पहला, मेरी बात मान लेना, सबसे पहला काम आपको एक ही करना है। अभी इसके अंदर सबसे पहले घटक निकाल लीजिए। किसके घटक, जी के घटक। जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है बच्चों। लेकिन खास बात ये होती है कि जैसे ही नत्तल आ जाता है तो अब नत्तल के सापेक्ष आपकी गति होगी, ये ध्यान रखना। नत्तल के सापेक्ष आपकी गति हो रही है, ये ब्लॉक ऐसे और ऐसे मूव करेगा। तो जी जो लगेगा ना, तो जी डायरेक्टली नीचे की तरफ नहीं लग सकता। अब ये ऐसे और ऐसे मूव करेगा, तो जी का कोई ना कोई घटक ऐसे इसको ऐसे नीचे ले जाएगा। बात समझ में आ रही है, जी का कोई ना कोई घटक इसको ऐसे नीचे ले जा रहा होगा। वो घटक क्या होता है बच्चों, याद ही रख लीजिएगा, वो घटक होगा आपका जी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, क्या होगा जी साइन थीटा। हो जाएगा बच्चों, ये इजी है। जैसे यहां घटक बनाए हैं वैसे यहां घटक और बना लो। यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरफ का घटक क्या हो जाएगा, यहां पे मैंने आपको बता दिया कि इसके नततल के लंबवत जो घटक बनता है नीचे की तरफ, वो बनता है आपके जी कॉस। तो जी कॉस 60 डिग्री, और इस तरफ जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, जी साइन 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब अपने को निकालना क्या है, ए निकालना है इस पूरे सिस्टम का क्या है। अब देखना सिंपल सा एक और तरीका, ए जब निकालना हो, ठीक है। और सबसे पहले क्या है, देख लीजिए कि भाई इस तरफ वाला जो जी का इफेक्ट है वो कितना आ रहा है, जी साइन 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि जी को मैं 10 लेता हूँ तो, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरफ, ये आ जाएगा आपके 5√3। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 5√3। तो इसके ऊपर जो इस तरफ जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कितना आ जाएगा 5√3 न्यूटन, और यहाँ कितना है 5√3 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, कितना है, ये भी 5√3 न्यूटन और ये भी 5√3 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना है 0। सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी मुझे, क्यों, इस तरफ जो फोर्स था वो कितना था 5√3 न्यूटन, इस तरफ जो फोर्स बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, नत्तल के सापेक्ष, नत्तल के सापेक्ष गति होगी। इस तरफ भी 5√3 न्यूटन, इस तरफ भी 5√3 न्यूटन, तो गति होगी। क्यों, दोनों के दोनों फोर्सेस क्या हैं, बराबर हैं। क्या है बच्चों, बराबर हैं। तो ये क्या आ जाएगा 0। ए जब 0 हो तो डायरेक्टली यहाँ पे ये क्या पूछेगा आपसे, टेंशन पूछ लेगा।
तो जब टेंशन ये पूछेगा तो टेंशन कितना आ जाएगा 5√3 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चों 5√3 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना, जी sin 30 आएगा इधर, जी sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 10 × 1/2 5, तो 5 का इफेक्ट यहाँ पे फोर्स कितना बनेगा, तो m1 × में g, तो √3 × में 5, तो 5√3। और इधर मैं यदि देखूँ तो जी sin 60, ठीक है, जी sin 60 कितना बन जाएगा 10 × में √3/2, 2 से 10 कट जाएगा तो 5√3 आ जाएगा। अब 5√3 × मन कीजिए तो 5√3 इधर, 5√3 इधर, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और टेंशन की वैल्यू जब काउंट की जाएगी तो हमेशा 5√3 आएगी पूरे स्ट्रिंग के अंदर। तो इस तरफ ये टेंशन यदि मैं बनाता हूँ इसको टेंशन, ठीक है, तो एक का एफबीडी ले लो इसी डायरेक्शन में। जब ओनली इसका लोगे तो हमेशा क्या बनेगा, इस तरफ आ जाएगा T और इस तरफ आ जाएगा 5√3 न्यूटन। एक्सेलरेशन तो है नहीं तो दोनों फोर्स बराबर है, एक्सेलरेशन तो है नहीं तो दोनों फोर्स बराबर हैं। बात समझ में आ गई, हो जाएंगे भाई। अब ये वाला और देख लेते हैं अपन। ये देखिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और खास बात क्या है, इसका जो मास है ना ब्लॉक का, ये ब्लॉक का मास है वो है 10 kg। बात समझ में आ गई। अब देखिए इधर 10 kg का तो ये ब्लॉक हो गया। अब वापस इस तरफ जो लगेगा वो कितना लगेगा, कितना लगेगा बच्चों, जी sin 30 डिग्री लगेगा, मीन्स 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई, कितना लगेगा 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो 10 न्यूटन तो इसका इधर लग रहा है। और एक और घटक है, देखिए अब ध्यान से, ये 200 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पे इस तरफ जो बनेगा वो भी 200 न्यूटन बनेगा। तो इस तरफ जो लग रहा है वो 10 न्यूटन तो इसके ऊपर लग ही रहा है ब्लॉक के ऊपर, और ये खुद कितना लगाएगा 50। बात समझ में आ गई, खुद कितना लगाएगा 50। अब इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट कर लो, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक ही होगा। अब देखिए ये कितना लगा रहा है 50 न्यूटन और ये कितना लगा रहा है 10 न्यूटन, और इस तरफ जो फोर्स है वो कितना लग रहा है 200 न्यूटन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो 200 - 60/10, मास तो 10 ही है, ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल जो सपोर्टिंग फोर्स माइनस में अपोजिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास 10 kg, तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 60 माइनस करोगे तो 14 मीटर/सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। टेंशन कितना आ गया 14 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। टेंशन कितना आ गया, सॉरी टेंशन क्या, एक्सेलरेशन कितना आ गया 14 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये डायरेक्टली इसका एक्सेलरेशन होगा 14 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस तरफ, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन क्या होगी इस तरफ हो जाएगा, और टेंशन क्या रहेगा 200 न्यूटन ही रहेगा टेंशन, ठीक है। कर लोगे ना, इजी है। चलिए आगे चलें, देखें वेइंग मशीन के बारे में चर्चा करेंगे अब अपन। वेइंग मशीन जो है यानी कि भार मापी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बोलने के लिए ये भार मापी होती है, लेकिन अपने को किस चीज का ध्यान रखना है, ए वेइंग मशीन डज नॉट मेजर द वेट। ये वेट का मेजर नहीं करती है, ये किसका मेजर करती है, मेजर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अपर सरफेस, ठीक है, ऑन द अपर सरफेस, मतलब अपर सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको मेजर करती है। बात समझ में आ रही है, अपर सरफेस के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको मेजर करती है। अब देखिए कैसे, इस चीज के अंदर बात करें अपन, यदि मैं ये जो ऊपर मैन है और नीचे वेइंग मशीन है, इन दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके मैन हो गया, ठीक है, और ये वेइंग मशीन, ठीक है बच्चों, वेइंग मशीन, ओके। अब देखिए मैन का वेट mg, ठीक है, वेइंग मशीन इसके ऊपर जो नॉर्मल लगा रही है, ठीक है, और वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल ये मैन लगा रहा है, बस इस चीज का ध्यान रखना, नॉर्मल कभी भी लिया जाता है ए और बी, ये नॉर्मल बी ए पे लगा रहा है और ये नॉर्मल ए बी पे लगा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये जो नॉर्मल है ये वेइंग मशीन इसके ऊपर लगा रही है, और वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है इसके अपर सरफेस के ऊपर वो नॉर्मल कौन सा है, ये, और वेइंग मशीन का खुद का जो वेट होगा, बिगर एम ले लेते हैं अपन, बिगर एम जी, ओके बच्चों। बात समझ में आ रही है, तो ये किसका मेजर कर रहा है, इसके ऊपर वाले सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है
उसका मेजर कर रहा है ये, अभिलंब प्रतिक्रिया जो लग रही है उसका मेजर कर रहा है ये। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब अपन लिफ्ट वाले क्वेश्चन करते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, तो बताइए, तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति का जो वेट है इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, जब ये ए से ऊपर जा रहा हो तो अपन क्या करते थे, लिफ्ट को रोक देते थे, तो नीचे की तरफ इफेक्टिव जी कितना हो जाता था, जी प्लस ए। इसके अंदर जब लिफ्ट को रोकते थे तो नीचे की तरफ इफेक्टिव जी कितना हो जाता था, जी माइनस ए। तो ये जो नॉर्मल है ये किसके इक्वल आ रहा है, एम जी के इक्वल, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये कभी भी वेट मेजर नहीं करती, ये क्या मेजर करती है, इसके अपर सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मींस नॉर्मल जो लग रहा है उसको मेजर करेगी, एक्शन रिएक्शन पेयर। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लिफ्ट ऊपर मूव करेगी किसी एक्सेलरेशन से तो वेइंग मशीन जो है उसका पाठ्यांक ज्यादा आएगा, और जब लिफ्ट नीचे मूव कर रही होगी किसी एक्सेलरेशन से तो वेइंग मशीन का पाठ्यांक थोड़ा कम आएगा व्यक्ति के नॉर्मल जो वेट है उससे। ठीक है, बात समझ में आ गई है? मेन कॉन्सेप्ट करने हैं अपने को जल्दी। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स की चर्चा करते हैं, स्प्रिंग बल। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अंदर एवरी स्प्रिंग रेसिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स लेंथ। कोई भी स्प्रिंग हो जो अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, प्राकृतिक जो उसकी लंबाई है उसके अंदर है, वो अपनी लेंथ में चेंज को अपोज करेगी, वो अपनी लेंथ में चेंज होने नहीं देना चाहती। यदि आप उसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करके छोड़ दोगे तो वापस वो अपनी नेचुरल लेंथ में आने का ट्राई करेगी, वापस वो अपनी प्राकृतिक लंबाई में आने का ट्राई करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? वापस अपने प्राकृतिक लंबाई में आने का ट्राई करेगी। ठीक है, एंड व्हेन इट इज कंप्रेस्ड टू एक्सपेंड इट एक्सर्ट फोर्स एट इट्स एंड्स। ठीक है, अब देखिए यदि मैं स्प्रिंग ऐसे बनाऊं और आपने इसको F फोर्स दे करके ऐसे एक्सपेंड किया है, ठीक है, और लेट अज्यूम इसकी नेचुरल लेंथ ये है, तो वापस आने के लिए हमेशा ये फोर्स लगाती है जो इस फोर्स के जस्ट उल्टी डायरेक्शन में होता है। उस फोर्स की जो वैल्यू है वो अपन बोलते हैं kx। ठीक है, और ये भी इस तरफ kx। ठीक है, ये एक स्प्रिंग का गुणांक होता है, इसको अपन स्प्रिंग गुणांक बोल सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग गुणांक होता है, ये हर स्प्रिंग के मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है, स्प्रिंग के पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप देखिए ये L0 लंबाई थी, जैसे ही अपन ने L0 प्लस x खींचा तो जितना अपन ने एक्स्ट्रा खींचा लंबाई से उतना फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। इसको अपन बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस अपनी पुरानी पोजीशन के अंदर रीस्टोर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और इसको लिखते कैसे हैं, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली मैं नोटिंग करूं इसको तो kx। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेयर x इज द चेंज इन लेंथ एंड k इज द स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक बोल देते हैं इसको, या फिर जड़ता नियतांक भी बोल देते हैं, स्टिफनेस। ठीक है, कि कितनी जड़ है स्प्रिंग आपकी। अब देखिए राहुल और सचिन L0 लेंथ पे थी, इन दोनों ने खींचा, x1 इसने खींचा, x2 इसने खींचा, तो टोटल जो है फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस के x1 प्लस x2। टोटल जो फोर्स जनरेट होगा इस तरफ कितना होगा, इस तरफ जनरेट होगा kx2 और इस तरफ जनरेट होगा kx1, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये टोटल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एक पॉइंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। यदि कभी भी स्प्रिंग, दो स्प्रिंग ऐसे जुड़ी हुई हो, ठीक है, ये आपके k1 हो गया और ये आपके k2 हो गया। ठीक है, तो k इक्विवेलेंट आप निकालोगे, k इक्विवेलेंट जब भी निकालोगे तो डायरेक्टली k1 प्लस k2 कर दीजिए। ये तो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हुई हो ये ब्लॉक के साथ में, ये k1 एंड k2, तो हमेशा इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो k इक्विवेलेंट जब भी आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1 में k1 प्लस 1 में k2। ठीक है, तो मीन्स जो अपन रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, पैरेलल फॉर्म के अंदर, उसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा सीरीज का लग जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस से यदि आप देखोगे 10th क्लास में याद कीजिए, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा पैरेलल के लिए और सीरीज के अंदर लगेगा पैरेलल वाला फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, अब वो एक और पॉइंट है वो ध्यान दीजिए, किसी भी स्प्रिंग के लिए
K इंटू में L, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कोई स्प्रिंग मेरे पास दी हुई है, उस स्प्रिंग को मैंने काट दिया है, अब काटने के बाद में यदि मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो कितना इफेक्ट आएगा। देखो काटने के लिए हमेशा ध्यान रखना स्प्रिंग के अंदर KL कांस्टेंट होता है, यदि आपने उसकी लेंथ कम करोगे तो K बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? यदि उसकी लेंथ कम करोगे तो K की वैल्यू सदैव बढ़ेगी, ठीक है, सदैव बढ़ेगी। तो ये पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना और ये वाले दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब स्प्रिंग बैलेंस की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस की जो संरचना होती है ये ऐसे होती है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक हुक होता है पकड़ने के लिए, लगभग मैं बना रहा हूँ ये, और यहाँ पे एक हुक होता है कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेट लटकाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। तो खास बात क्या ध्यान रखनी है, इट डज नॉट मेजर द वेट, ये वेट का मेजर नहीं करता, ये किसका मेजर करता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द हुक। इसका मीन्स ये हुआ, ये यहाँ पे पर्टिकुलर ये टेंशन यहाँ क्रिएट हुई, ये टेंशन यहाँ क्रिएट हुई, ये टेंशन का मेजरमेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे कि यहाँ पे भी वही वाला फंडा लगेगा, जैसे आपने ये हुक के अंदर ऐसे लगा रखा है इसको, ठीक है, और यहाँ पे mg है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन और ये टेंशन, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो ये मेजर क्या कर रहा है, टेंशन को मेजर कर रहा है बच्चों। 2 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको स्प्रिंग बैलेंस लाइव दिखा देता हूँ। ये लीजिए स्प्रिंग बैलेंस आप लाइव देखें। अब ये देखिए स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसा होता है, बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसा होगा, देखिए ये तो देखो, अब आप बोलते हो, कई बार बच्चे बोलते हैं यहाँ पे भी इसने टी लगाया, यहाँ पे भी इसने टी लगाया, तो रीडिंग कितनी आएगी, 2T कभी नहीं आएगी, ओनली T आएगी। क्यों? यहाँ पे इस जो मैं मेरे थंब से फोर्स लगा रहा हूँ वो तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये मेजर क्या कर रहा है, आप देखो मेजर क्या कर रहा है ये, यहाँ पे जो इसकी रीडिंग है, देखिए रीडिंग 2 तरीके से दे रखी है इन्होंने, रीडिंग इन्होंने 2 तरीके से दे रखी है। एक के अंदर दे रखा है आपके ओनली मास और एक के अंदर दे रखा है आपके वेट, ठीक है ना। तो ये वेट का मेजर नहीं कर रहा, जो टेंशन में क्रिएट करवा रहा हूँ उसका मेजर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे चलें। अब देखिए ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर देखिए जो क्वेश्चन है इसका, वो क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तब देखिए इसके अंदर K दे रखा है अपने को 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और X की वैल्यू पूछी हुई है, ये इसका, ये इस क्वेश्चन का है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, Kx इज इक्वल टू 100, बात समझ में आ रही है? Kx इज इक्वल टू 100 क्यों लिखा? क्योंकि mg है, mg नीचे की तरफ लगेगा ना, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट है K दे दिया मेरे को 100, तो X कितना आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इसके अंदर एक्सपेंशन होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या है क्वेश्चन में, इसके अंदर बोल रखा है कि जब इसको कट कर दिया जाए, मैंने ओनली डायग्राम लिए हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है कि ओनली डायग्राम है, क्वेश्चन में खुद लिखूंगा। यदि इसको मैं कट कर दूं, ठीक है, तो इसको कट करने के जस्ट बाद, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट कट कर देने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना है। इसको कट कर देने के तुरंत बाद ए और ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा एक पॉइंट स्टार लगा करके याद रखना कि स्प्रिंग जो होती है, ठीक है, स्प्रिंग इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं करती है कभी भी। क्या नहीं करती? तात्क्षणिक रूप से कभी रिस्पॉन्स नहीं करती, तात्क्षणिक रूप से कभी रिस्पॉन्स नहीं करती। बात समझ में आ रही है? कभी भी नहीं करेगी स्प्रिंग रिस्पॉन्स। तो देखो बैलेंस कंडीशन, जस्ट कटिंग करने से पहले की बात करें, जब मैं पहले की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरा m था, यहाँ पे भी मेरा m था, तो स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे mg, यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर mg, यहाँ पे mg, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टेंशन जो क्रिएट हो रही थी वो टेंशन क्रिएट हो रही थी 2mg, क्यों? क्योंकि इसका भी तो mg लग रहा था, ठीक है। अब इसको मैंने कट कर दिया, जैसे ही इसको कट कर दिया तो ये जो है t, ये तो गायब, t गायब हो जाने के बाद में यदि मैं a वाले की बात करूं तो
तो ए उसके पास नीचे दो फोर्स हो गए, एक तो mg स्प्रिंग, मैंने क्या कहा, स्प्रिंग कभी भी ताक्षणिक रूप से आपको कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बताएगी। तो जो स्प्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हो रखी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा बोला जाता है जस्ट काटने के तुरंत बाद, मतलब काटने के 0.00001 सेकंड बाद की बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंग अपने आप को वापस नेचुरल लेंथ में नहीं ला पाएगी। तो यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगी स्प्रिंग के अंदर वो mg ही रहेगी। तो इसके पास कितना हो गया, a इज इक्वल टू 2mg अपॉन में m, तो a का कितना आ जाएगा 2g, कितना सलेशन आ जाएगा 2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब अपन ए बी की देख लेते हैं। ए बी की यदि मैं बात करता हूं, तो देखिए mg ऊपर की तरफ स्प्रिंग के कारण और mg नीचे की तरफ, मैंने क्या कहा स्प्रिंग चेंज नहीं हो पाएगी, तो ए बी कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आ रही है, स्प्रिंग कितना आ जाएगा, ए बी के लिए स्प्रिंग जो जनरेट करेगा mg ऊपर की तरफ, उसके कारण जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या आएगा 0। कटने के तुरंत बाद की कंडीशन है ये। अब यदि मैं इस डायग्राम की बात करता हूं, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है मेरे पास, जस्ट आफ्टर, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग टू, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग टू ए बी एंड ए सी, तीनों की वैल्यू निकालिए। बात समझ में आ रही है, स्प्रिंग 2 को कट कर देने के बाद आपको क्या करना है, ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी है जस्ट कट कर देने के बाद। तो वापस वही सबसे पहले बैलेंस कंडीशन के लिए ट्राई कर लीजिए। यदि मैं डायरेक्टली स्प्रिंग को ऐसे लिखूं, ये कितना हो गया m, ये इधर कितना आ गया, ये डायग्राम थोड़ा इधर बना लेता हूं मैं, ठीक है भाई। चलो अब देखिए, ये आ गया m, ये आ गया 2m, ये आ गया 3m। अब देखिए फटाफट सॉल्व करके देखते हैं। 3m के कारण यहाँ स्प्रिंग के अंदर जनरेट होगा 3mg, नीचे की तरफ क्या आएगा 3mg। बात समझ में आ रही है, इसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3mg, इसका कारण नीचे की तरफ 2mg, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल मिला करके 5mg। बैलेंस कंडीशन में है पहले ये, तो यहाँ 5mg, यहाँ पे वापस 5mg, और यहाँ पे इसके कारण mg, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 6mg। बात समझ में आ रही है। अब कटिंग किसकी की है, जिस स्प्रिंग को कट किया है इसको मैंने कट किया है। अब जैसे ही मैं इसको कट कर रहा हूं तो अलग अलग कंडीशन देखना। आप यदि मैं ए के लिए देखना चाहूं, तो m, ठीक है, नीचे की तरफ तो रहा mg। बात समझ में आ रही है, नीचे की तरफ क्या रहा mg, कटिंग कर दी, ठीक है, बाकी स्प्रिंग रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, कट ही करना पड़ेगा। जैसे ही कट करोगे तो ये जो है गायब, 5mg ये दोनों गायब हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसके अंदर देखिए ऊपर की तरफ कितना आ रहा था 6mg, नीचे की तरफ mg, तो इसका सॉल्यूशन देखिए 6mg माइनस में mg, तो 5mg अपॉन में m, तो यहाँ पे आ जाएगा 5g ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब b की तरफ देखते हैं। b की जब मैं बात करता हूँ तो ये 2m है बच्चों, ठीक है, इसका नीचे की तरफ कितना है 2mg, और इसका भी नीचे की तरफ 3mg। टोटल मिला करके इसकी रीडिंग जो आएगी ए की वो कितनी आ जाएगी 5mg, नीचे की तरफ 5mg अपॉन में 2m, तो 5g/2 कहाँ पे नीचे की तरफ। बात समझ में आ गई। अब यदि मैं AC की बात करता हूँ तो AC की बात करूँगा तो ऊपर की तरफ क्या आएगा 3mg। इसको चेंज नहीं करना है, चेंज किसको करना है बच्चों, चेंज करोगे सिर्फ जो कट हो चुका उसको, ठीक है। देखिए अब ऊपर नीचे दोनों तरफ फोर्स बराबर है, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आई थिंक बात समझ में आ गई है आपको। ये सिंपल KX के रिस्पेक्ट में आ गया, ये कटिंग वाले क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को कट कर दिया, वहाँ पे मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे चलें। अब देखिए कंस्टेंट मोशन की बात करते हैं। कंस्टेंट मोशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बाधित गति, ठीक है। अब बाधित गति से आप क्या समझते हो, बाधित गति से बच्चों ये समझते हैं अपन कि जैसे मान लो यदि इस ब्लॉक को मैं नीचे करूं तो ये B जो है ये कांस्टेंट है ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है, और यदि मैं B को नीचे करूंगा तो ये ऊपर की तरफ जाने के लिए। इसके अलावा इनके अंदर मोशन ऐसे आगे पीछे नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है। वैसे यहाँ पे है 6 kg को नीचे करोगे तो 15 kg ऊपर जाएगा, ठीक है।
यदि ये दोनों ऐसे आ रहे हैं तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो फंडा क्या है इसके अंदर, फंडा ये है सबसे पहले आप डायग्राम्स के अंदर क्या टेंशन बना लो, क्या बना लो बच्चों, टेंशन। देखिए ये आ गया T1, ठीक है ना, T1 सारे के सारे देखो एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है तो सारे T ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सारे के सारे क्या ले लेते हैं अपन, T ले लेते हैं सारे ही। ये देखिए T, ये भी T, ये भी T। बात समझ में आ रही है? यदि यहाँ T 2T है तो इधर क्या आ जाएगा 2T, और ब्लॉक बी के लिए ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा 2T, ठीक है। माना कि जो ए ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, माना कि जो ए ब्लॉक है वो कौन से एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है बच्चों, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखना हमेशा ध्यान रखना टी और एक्सेलरेशन का जो मल्टीपल है वो आपको क्या रखना है, कांस्टेंट। टी और एक्सेलरेशन स्ट्रिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ये आप ध्यान रख सकते हो। नॉर्मली जिसके अंदर सिंगल सी स्ट्रिंग जुड़ी हुई आ रही है, दो स्ट्रिंग जुड़ी हुई आ रही है, कि टी और ए का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रखना है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल कितना बन रहा है, टी ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2T। यहाँ पे 2T है तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, a/2। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या रखना पड़ेगा, a/2। तो क्या ये टी ए यहाँ पे बन गया और यहाँ पे कितना बन गया 2T × a/2, तो वापस टी ए, ठीक है। टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, इसका मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ए तो मीन्स ए का एक्सेलरेशन कितना आया a, और ए बी का एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आया a/2। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि a जो है a इज इक्वल टू 2ab। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा है, टेंशन और इसका मल्टीपल हमेशा आपको क्या रखना है, कांस्टेंट। अब वापस ये वाले डायग्राम में भी देख लेते हैं, ये टी, ये भी टी, ये भी टी, ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 2T, अब इसके ऊपर वाले साइड में फिर 2T। अब वापस वही करना है, मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये कितना हो गया 2T, और ये ऊपर कौन से एक्सेलरेशन से जाएगा 2a, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन गया 2T, यहाँ पे भी कितना बन गया 2T, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी है। आगे चलने दो गाड़ी, चलो गाड़ी को आगे चलाएं। अब क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब दोनों के अंदर आराम से लगा दो FBD बना करके। जैसे 6 kg के लिए बात करूँ तो ये 6 kg, ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ 60, ठीक है भाई, और एक्सेलरेशन इसका कितना है 2a। तो T माइनस 60 इक्वल टू 6 इंटू में 2a, 12a, ठीक है बच्चों। और इसकी बात करोगे तो 150, ठीक है ना, 150 माइनस में कितना 2T, 150 माइनस में 2T इक्वल टू 15 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको इंटू 2 कर दीजिए। अब जैसे इसको इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा 2T माइनस 120 इक्वल टू 24a, ठीक है बच्चों। अब 2T से 2T कैंसिल आउट हो गया और ये यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 30। जैसे इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 30, आ गया ना एग्जैक्टली 30 जैसे ही आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 39, ये a, तो a कितना हो जाएगा 10/30, ठीक है बच्चों। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ g/13, बात एक ही है। तो यहाँ पे मेरे पास 6 kg के लिए जो एक्सेलरेशन है वो कितना मिल जाएगा, ये तो मेरे पास a आया है अभी, 2a कितना होगा 2g/3 13, या फिर 20/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ओनली टेंशन और जो एक्सेलरेशन आप ले रहे हो उसका मल्टीपल आप कांस्टेंट रख दीजिए। आगे चलें। अब देखिए यहाँ पे A1 से इधर जा रहा है, A2 से इधर जा रहा है और ये A3। बात समझ में आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से आपको करके बता देता हूँ। देखो माना ये x1, माना ये x2 और ये जो लेंथ है ये x3। तो क्या मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकता हूँ इसी से? ये तो सिंपल मेथड हो गए अपने वाले। अब देखिए ये बेसिक मेथड है जो इसका कांस्टेंट का, कि x1 प्लस x2 प्लस में 2x3, क्योंकि ये x3 और x3 दो हैं, ठीक है ना। तो 2x3 इसका कैलकुलेट नहीं करूँगा, इसे एक स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो है एकदम पास में जुड़ा हुआ है, 2x3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो v1 प्लस v2 प्लस में 2v3 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी बार मैंने किया तो a1 प्लस में a2 प्लस में 2a3
इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, यदि A3 की डायरेक्शन A1 A2 की डायरेक्शन देख लो तो यहाँ पे देखिए x1 कम हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ ये कम हो रहा है, तो रेट कम हो रही है, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली माइनस लगा सकता हूँ दोनों के आगे। बात समझ में आ रही है? ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये समय के साथ में दोनों के दोनों कम हो रहे हैं, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस इंट्रोडक्शन कर सकता हूँ? यदि मैं कर सकता हूँ तो 2A3 A1 प्लस A2। बात समझ में आ गई? और अपने वाला फंडा देख लेते हैं एक बार, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना है टेंशन, यहाँ पे कितना है T, यहाँ पे भी T, ठीक है, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, ठीक है। अब यहाँ क्या है 2T, इधर क्या है 2T, ठीक है, तो 2T इंटू में A3 बराबर ही तो रखना है, तो 2T, अब वापस कलर चेंज नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। चलिए अब कर लेते हैं, पेन लिया फिर कलर चेंज, चलिए 2T इंटू में A3 इक्वल टू TX A1 प्लस में TA2, T से T उड़ा दो, 2A3 इक्वल टू A1 प्लस A2। बात समझ में आ रही है? हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो बच्चों, अब मैं इसकी बात करूं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि मैं इसकी टेंशन T लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन तो एक ही होगी। बात समझ में आ रही है? अभी जो टेंशन है ये सेम आने के लिए इसको किससे मूव करना पड़ेगा? A से मूव करना पड़ेगा, और इसको किससे मूव करना पड़ेगा? 2A से। क्यों? तो ही तो T इक्वल टू कितना आएगा? 2Ma, दोनों केसेस के अंदर तो टेंशन सेम आ जाएगी दोनों की। और ध्यान रखना, जब कभी भी कभी पुली आपसे पूछी जाए, ठीक है, जब कभी भी पुली आपको दे रखी हो, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन पूछा जाए, तो ये ब्लॉक आपके M1 ले लो और ये ब्लॉक आपके M2 ले लो, ठीक है, और ये दोनों को दोनों मूव कर रहे हों A1 और A2 से, तो हमेशा जो A जो होता है वो A1 प्लस A2/2 होता है, ठीक है, विद डायरेक्शन लेना है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर ये जो 2A और ये A है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन यदि मैं एवरेज लूँगा तो 3A जो नीचे आएगा वो किससे नीचे आएगा? 3A/2 से नीचे आएगा, और यहाँ पे ये 2T है, ठीक है, और यहाँ पे mg लग ही रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे ये 3mg लगेगा, mg नहीं 3mg, ठीक है बच्चों। अब देखिए ब्लॉक बनाओ, नीचे की तरफ 3mg, ऊपर की तरफ 2T और 3A/2। बात समझ में आ रही है? अब देखिए 3mg माइनस में 2T इक्वल टू 3m इंटू में 3A/2, ठीक है बेटा, 3mg माइनस में 2, अब टेंशन लीजिए, टेंशन कितनी है 2Ma इक्वल टू 9Ma/2, ठीक है बच्चों। अब ये 3Ma mg सॉरी ये 4 उधर चला जाएगा, Ma2 प्लस में 4Ma, तो 9 and 8 कितना हो जाएगा? 17Ma। तो देखिए जो m से m उड़ा दो, m से m तो उड़ा ही सकते हैं, तो 3g अपॉन में ये 2 इधर चला जाएगा 8, तो 17A/2, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा? A इज इक्वल टू 6g/17, नीचे की तरफ कितना आ रहा है बच्चों? 6g/17 नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये क्या आया? ये तो अपने पास क्या आया? A आया। अब 3m जो मास है उसका सॉल्यूशन कितना है? 3A/2, तो 3/2 इंटू में 6g/17, 3 कितना आ जाएगा? 9g/17, ये इसका आंसर है बच्चों, ध्यान रहेगा। चलिए आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को रिलेशन बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक लाइन ध्यान रखना, कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग मतलब धागे के सापेक्ष घटक लेना है आपको। जो धागे के साथ में चल रहा है उसको मत छेड़िए, धागे के साथ वाले को हाथ ही नहीं लगाना। ये V2 धागे के साथ चल रहा है, इसको हाथ ही नहीं लगाना। अपने को किसको छेड़ना है? V1 को। V1 को कैसे? V1 जा रहा है इधर, स्ट्रिंग जा रही है इधर, ये एंगल आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है? आई थिंक थीटा ले लेते हैं अपन, ठीक है।
वैसे ये स्मॉल क्यू या थीटा के समथिंग है, इसको थीटा कर लीजिए, ठीक है, ये थीटा है। अब देखिए ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? जब ये थीटा होगा तो v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2, ये अपना रिलेशन बन जाएगा, ख़त्म। ओके बच्चों, ये रिलेशन बन जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ में सुनना। ये यहाँ पे t है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ये t ही होगा, ठीक है। ये यहाँ पे t और t क्या है 2t, तो यहाँ पे भी कितना होगा 2t, बात समझ में आ रही है। और ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में 2t है, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों 40, ठीक है, ये होगा 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, बात समझ में आ रही है। अब ये कितना है 40 2t प्लस t, तो ये हो जाएगा 70। तो ये मान लो यदि नीचे जा रहा है a से, तो 7ta, सॉरी क्या लिखूंगा मैं 7ta, 7ta1 ले लेते हैं, ठीक है, 7ta1 इक्वल टू, अब ये देखिए t और ये इस तरफ a ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, a ले लेते हैं सिंपल, इसका a1 ले लो, इसका a1 है और इसका a2 ले लो, a2, ठीक है, तो टी से टी कैंसिल आउट। a1 जो होगा वो क्या होगा a2/7। डायरेक्शन को यदि काउंट करोगे तो ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन के हिसाब से दिया हो तो ले लो, और a1 जो होगा वो a2 का कितना होगा 7 टाइम्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। a1 जो होगा वो कितना होगा a2 का 7 टाइम्स, हो जाएगा बच्चों, इजी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वेज कांस्टेंट, ठीक है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट होता है। इसके अंदर आपको पर्टिकुलर क्या करना है, ध्यान से देखना। जैसे ये आपको वेज दिया हुआ है, ठीक है ना, अब इस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये देखो, जैसे डायरेक्ट मैंने रोड ले ली है, आपके 2m की रोड है और ये m का आपकी वेज हो गई, ठीक है। अब ध्यान देना, जहाँ पे ये कांटेक्ट में है, अब क्या होगा, ये नीचे जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, बात समझ में आ रही है। ये तो आएगा नीचे और ये जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, वेज को रोक दो, बात समझ में आ रही है, वेज को आप रोक दो। तो वेज का जो एक्सेलरेशन है वो मैं ले रहा हूँ a वेज, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही था, तो ये वाला आ जाएगा थीटा, बात समझ में आ रही है। ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा। अब देखिए ये जो है ए ब्लॉक, ये अपने रॉड ले लेते हैं, ए रॉड, ठीक है। तो अब क्या है, जो इसके कांटेक्ट जहाँ हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन बन रही है उसके अलोंग इसके घटक ले लो, उसके अलोंग घटक लोगे तो ये क्या बन जाएगा ए आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये इधर लोगे तो ए डब्ल्यू साइन थीटा, तो इन दोनों में रिलेशन जो होगा वो क्या आ जाएगा ए डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, ठीक है। अब वेज का आपको निकालना है, तो ए डब्ल्यू इक्वल टू ए आर कॉट थीटा, एक तो ये रिलेशन बन सकता है। और रॉड का यदि आपको निकालना है तो ए डब्ल्यू टेन थीटा, ठीक है बच्चों, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो वेज कांस्टेंट का मतलब यही है कि आपने क्या हुआ, किसी दो सॉलिड चीज़ों को आपस में रख दिया है और उनको मूवमेंट इस हिसाब से करवा रहे हो कि वो कांस्टेंट है कि एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नीचे आ सकता है और ये इधर जा सकता है, बात समझ में आ रही है, ये नीचे आ सकता है और ये इधर जा सकता है। तो अपन ने क्या किया, इसको रोका, क्यों, क्योंकि अब ये क्या है, टोटल का टोटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना नॉन इनर्शियल बन गया था। तो इनिशियल बनाने के लिए अपन ने इसको रोका और इसका जो एक्सेलरेशन था वो इधर दे दिया, ठीक है। और फिर इसको परपेंडिकुलर के क्रॉस सॉल्व कर लिया, फिर एक रिलेशन निकल जाएगा इसके एक्सेलरेशन का, जिस भी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएंगे, ठीक है, हो जाएगा। आगे चलें, चलिए शूडो फोर्स की बात करते हैं। देखो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा दो तरह के होते हैं, पहला इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल जड़त्वीय, नॉन इनर्शियल अजड़त्वीय।
ठीक है। देखो न्यूटन्स की जितनी भी इक्वेशंस हैं, F = ma ले लो, V = u + at ले लो, V = u² + 2s ले लो, सारे के सारे जो हैं अपने जितनी भी इक्वेशंस आप लगा सकते हो वो आप ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो यदि आप उसको इनिशियल मान के चल रहे हो तो, ठीक है। F = ma आपके इनिशियल के लिए लग सकती है, नॉन इनिशियल के लिए नहीं लगेगी। तो इनिशियल के लिए बेसिकली क्या होगा, इनिशियल के लिए जो सिस्टम आप ले रहे हो उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, और नॉन इनर्शियल के लिए क्या होगा बच्चों, उसके पास एक्सेलरेशन होगा, जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो अपन पर्टिकुलर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप किसी व्हीकल में बैठे हो, ठीक है, तो आपका ड्राइवर आपके रिस्पेक्टिवली क्या है, स्टेशनरी है, लेकिन आपका फ्रेंड यदि बाहर खड़ा है। अब देखना ध्यान से, यदि आप एक व्हीकल में बैठे हो, अपना व्हीकल थोड़ा स्टाइलिश बनता है, यदि आप यहाँ बैठे हो तो ये आप हो और ये आपका ड्राइवर है, ठीक है, ये आप यू हो और ये आपका ड्राइवर है, ठीक है, और ये एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब यदि मैं इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर को बोलूँ जो ग्राउंड पे खड़ा है, वो उसको मैं बोलूँ कि आपकी स्टडी करे, तो आप ये दोनों के दोनों, आप ड्राइवर के साथ क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में गति कर रहे हो, तो डायरेक्टली मैं स्टडी करने का बोलूँ तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक ही तरीके से स्टडी हो सकती है, कब, जब मैं या तो इसके पास जाके बैठ जाऊँ या फिर इसके साथ में मूव करूँ, जब मेरा भी एक्सेलरेशन ये हो, तभी तो मैं आपकी स्टडी कर पाऊँगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी चीज़ को करने का तरीका क्या है, शूडो फोर्स, ठीक है, शूडो फोर्स। तो शूडो फोर्स के अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं आना, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ शूडो फोर्स के लिए। जैसे कि एक ट्रक मूव कर रहा है, अभी फ्रिक्शन के बारे में बातें करेंगे अपन। एक ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों, ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक ब्लॉक पीछे रखा हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई घर्षण है ही नहीं। अब आप बताइए कि भाई ये जो ब्लॉक है इसकी यदि मोशन की मेरे को स्टडी करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आके बैठा तो ये तो मेरे लिए रुक गया, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ गया, मेरा भी एक्सेलरेशन इस तरफ हो गया, इसका भी एक्सेलरेशन इस तरफ हो गया। अब क्या है, आपको स्टडी कैसे करोगे, आप इसको रोक करके इस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो उसको जस्ट उल्टी डायरेक्शन के अंदर ए लगा दोगे। तो शूडो जो फोर्स होता है वो क्या बोला जाता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ जो प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन, और मास ऑब्जेक्ट जिसकी स्टडी करनी है, जिसको आपने रोका है उसका एक्सेलरेशन, और मास जिस ऑब्जेक्ट की आपको स्टडी करनी है, ठीक है, इसकी आपको स्टडी करनी है, और ये जिस चीज़ को आपने रोका है। बात समझ में आ गई। इसका एक और एग्जांपल है, सर्कुलर अपन अभी करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि आप याद कीजिए, जो सैटेलाइट जितने भी होते हैं अपने, वो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। अब सैटेलाइट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई सैटेलाइट को सेंटर की तरफ हमेशा ऐसी एक फोर्स फील हो रहा होगा, ठीक है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर की तरफ क्या फील हो रहा होगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ जो क्या फील हो रहा होगा। जब इसकी स्टडी करेंगे तो ये जो AC है वो क्या बन जाएगा, शूडो फोर्स की फॉर्म में आपके सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, अपकेंद्रीय बन जाएगा, अभिकेंद्रीय नहीं रहेगा, अभी बाहर की तरफ रहेगा, और अंदर की तरफ क्या लगता रहेगा, जी। बात समझ में आ रही है। तो जब इसकी स्टडी करोगे तो अब इन दोनों को ये कर रहा है बैलेंस, तो बैलेंस कर जाने के बाद में जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। यदि आप सैटेलाइट के अंदर बैठ जाते हो तो आपके साथ में कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी यदि आपको स्टडी करनी है तो आपको बाहर की तरफ एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो एक तरह का शूडो फोर्स ही है, ठीक है। और शूडो फोर्स का नाम ही क्या है, छद्म बल, ऐसा बल जो रियलिटी में नहीं है लेकिन कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, शूडो फोर्स का यूज़ करना पड़ता है, छद्म बल का यूज़ करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट का मास ले लो और जो एक्सेलरेशन जिस ऑब्जेक्ट के साथ में आप बैठे हो उसका जो एक्सेलरेशन है वो उल्टी डायरेक्शन में उसको दे दो। अब देखिए फ्रिक्शन, घर्षण की चर्चा करते हैं अपन, घर्षण, ठीक है बच्चों। 8th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो सरफेसेस होती हैं, सारी की सारी सरफेसेस स्मूथ नहीं होती, उनके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं। उन इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन डेवलप होता है, ठीक है। और फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है। अब रिलेटिव मोशन टर्म्स क्या हैं कि फ्रिक्शन जो है सापेक्ष गति जो होती है आपकी, हमेशा उसको रोकेगा। बात समझ में आ रही है। तो
तो सापेक्ष गति क्यों आया है, गति को रोकता है ये क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है, नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ में चल रहा है, ये भी तो हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है सापेक्ष, मतलब रिलेटिव जो अपने मोशन है वो नहीं होने देगा। तो आप देखो सरफेस फोर्स की मैंने आपको बात की थी, सरफेस फोर्स ये आपका होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए तो कॉन्टैक्ट फोर्स की जब भी आप बात करोगे, ठीक है, संपर्क बल की कभी भी आप बात करोगे, ठीक है, संपर्क बल या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो हमेशा रिजल्टेंट होता है फ्रिक्शन का और नॉर्मल का। क्या होता है, फ्रिक्शन का और नॉर्मल का रिजल्टेंट होता है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब फ्रिक्शन के टाइप्स यदि आपसे पूछे जाए तो फ्रिक्शन के टाइप स्टैटिक हो सकता है, ठीक है, और काइनेटिक हो सकता है, ये स्थैतिक और गतिक, ठीक है। काइनेटिक, काइनेटिक के अंदर क्या होता है आपके सिंपल, एक तो क्या हो सकता है, मतलब जो सिंपल काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं अपन, और इसी का एक पार्ट और होता है जिसको अपन बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब घूर्णन, घूर्णन के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है वो। तो स्टैटिक की जो कंडीशंस हैं जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू एस पे, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्टैटिक घर्षण गुणांक, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्थैतिक। अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ भाई, ठीक है ना, क्लास के हिसाब से नहीं ले सकता, बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। जितना पॉइंट्स मैं यहाँ ले रहा हूँ वो आप याद करते चलें। म्यू एस काइनेटिक जो होगा वो म्यू के पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक में रोलिंग और दोनों के दोनों आ जाएंगे। म्यू रोलिंग टाइप में नहीं लेंगे अपन, म्यू के लेंगे ओनली। ये इसको बोलेंगे गतिज घर्षण गुणांक, ठीक है भाई। और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है हमेशा ध्यान रखना, म्यू एस हो या फिर म्यू के हो, म्यू इंटू नॉर्मल ही रहती है, ठीक है। कभी भी इसको म्यू इंटू एम जी आपको याद नहीं करना है, यदि आपने एम जी याद कर लिया तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। म्यू इंटू नॉर्मल, बस ये ध्यान रखना, नॉर्मल जो आ रहा हो उसके साथ में जो भी आपका घर्षण गुणांक दे रखा हो उसको साथ में इंटू कर दीजिए, ये आपके फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये मेन पॉइंट थे। रोलिंग फ्रिक्शन का डिस्कशन अपन रोटेशन के अंदर करेंगे, अभी सिर्फ स्टैटिक और काइनेटिक का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या करेगा, यदि मूवमेंट हो रहा है तो उसको रोकेगा, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है तो उसको रोकेगा, परस्पर मूवमेंट, परस्पर गति हो रही है तो, ठीक है भाई। अब इसके अंदर एक और चीज़ है वो भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके फ्रिक्शन का जो कोण होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो कोण बोलता है उसको बोलते हैं घर्षण कोण, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है आपके, संपर्क बल जो होता है, रिजल्टेंट जो बनता है, उसके रिजल्टेंट का जो अभिलंब जो बल है अपना, अभिलंब प्रतिक्रिया, उसके साथ जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन कोण, ठीक है, घर्षण कोण, फ्रिक्शन एंगल। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं आप। फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक, फ्रिक्शन स्टैटिक की वैल्यू जो होती है वो या तो म्यू एस एन की से छोटी हो सकती है या फिर इसके बराबर हो सकती है, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू म्यू एस एन के बराबर होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्टैटिक घर्षण गुणांक, और अभिलंब जो बल है अपना उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, उस समय इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स सीमांत घर्षण। अब सीमांत घर्षण का बच्चों मतलब ये होता है कि सीमांत घर्षण वह न्यूनतम बल है, उतना तो अपने को किसी ऑब्जेक्ट को गति करवाने के लिए कम से कम लगाना पड़ेगा। उसके बाद में यदि आप 0.00001% भी बल लगाते हो तो गति स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, 0.001% भी ज्यादा लगा देते हो तो गति स्टार्ट आपकी हो जाएगी। तो सीमांत घर्षण जो है वो म्यू एस एन होता है, ठीक है। तो एफ की जो वैल्यू है नॉर्मली बोली जाए तो या तो 0 हो सकती है या फिर 0 के बराबर, या फिर म्यू एस एन के एफ एस की वैल्यू जो होती है वो इस रेंज के अंदर हमेशा डिफाइन की जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान देना,
एफ काइनेटिक हमेशा कम क्यों होता है? क्योंकि म्यू काइनेटिक जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है हमेशा म्यू एस से, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक से हमेशा गतिज घर्षण गुणांक थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है, थोड़ा कम होता है। ऑब्वियस सा रीजन है, एक बार गति स्टार्ट हो जाएगी तो इंटरलॉकिंग, पहले तो एकदम स्थिर है मेरे हाथ, अब जैसे ही गति स्टार्ट हो गई तो इंटरलॉकिंग होने की जो आपके प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है वो कम हो गई, ठीक है ना, उसके रेस्पेक्टिवली कम हो गई। ऐसा नहीं है कि एकदम ही ऑफ हो गई, लेकिन उसके रेस्पेक्टिवली कम हो गई। तो ध्यान देना इस ग्राफ के अंदर, जब अपन डायरेक्टली लिमिटिंग तक जाएंगे, लिमिटिंग के बाद में ये अचानक वैल्यू नीचे गिरेगी और फिर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक पॉइंट बहुत अच्छा है, अपने जो स्थैतिक घर्षण जो होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अपने सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ठीक है। इसमें देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो फ्रिक्शन को आप क्या मानिए, फ्रिक्शन को आप ऐसे मानिए कि भाई आपका रिलेशन और आपके, सिंपल जोकिंग फॉर्म में बता रहा हूँ, आपका रिलेशन और आपके फादर का रिलेशन है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन आप मान लीजिए लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने 20 रुपये मांगे, ठीक है, तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है जो आपके पापा जी के पास में क्या 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने 20 रुपये मांगे, पापा जी ने 20 रुपये दे दिए, मतलब आप घर पे रुक गए। आपने 50 रुपये मांगे और पापा जी ने आपके 50 रुपये दे दिए, फिर आप घर में रुक गए। जैसे ही आपने 80 रुपये मांगे तो पापा जी ने आपके 80 रुपये दे दिए, ठीक है। अब पापा जी क्या कर रहे हैं, मतलब स्टैटिक जो घर्षण है वो क्या कर रहा है, मतलब पापा जी क्या कर रहे हैं, फोर्स के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे। क्यों? यदि आप पैसे नहीं दोगे तो घर से बाहर निकल जाओगे। बात समझ में आ गई? तो 80 रुपये आपने मांगे, मतलब फोर्स 80 न्यूटन का लगाया, पापा जी के पास में 80 न्यूटन था, 80 रुपये थे, पापा जी ने दे दिए, फिर आपको रोक दिया। 99 न्यूटन तक आपने मांगा, 99 रुपीज़ दे दिए, 100 मांगा, 100 भी दे दिए। अब सीमांत घर्षण हो गया भाई। अब जैसे ही आप 101 मांगोगे तो पिताजी क्या करेंगे, कान के नीचे एक बजाएंगे, ठीक है, और आपको 80 रुपये दे करके बोल देंगे भाई 20 रुपये मेरे लिए छोड़ दे, 80 रुपये ले जा। बात समझ में आ गई? तो ये एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा जोकिंग वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इससे ध्यान रहना कि हमेशा क्या होता है, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो पहुंचती है, उसके बाद में क्या अचानक वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि स्टैटिक घर्षण जो होता है आपके, जो अपने काइनेटिक फ्रिक्शन से, गतिज घर्षण से हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ध्यान रहेगा, सिंपल एग्जांपल है, लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लो कोई आपने ब्लॉक है वो लिया, आपने जब 10 न्यूटन लगाया, इसके पास मान लो स्टैटिक घर्षण जो था वो 20 न्यूटन था, तो ये गति नहीं होने देगा। जब 20 न्यूटन लगाया, घर्षण 20 न्यूटन था, गति नहीं होने देगा। लेकिन जैसे ही आप 30 न्यूटन लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 20 न्यूटन ही लगा रहेगा, जब तक काइनेटिक आपको नहीं दिया हो। जब तक आपको काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फिर गतिज घर्षण गुणांक ना दिया हो तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही क्या मान के चलना है कि वही फ्रिक्शन लगेगा, गति होगी तो भी। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा अपन ने कर लिया है, आगे चलें। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज को बोला जाता है विश्राम कोण। क्या बोला जाता है? विश्राम कोण। अब विश्राम कोण का मतलब क्या है? विश्राम कोण का मतलब ये है, कभी भी किसी नक्तल पर यदि किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो कोई ना कोई एक ऐसा एंगल होता है जहाँ के बाद में वो गति आरंभ कर देता है, ठीक है ना, जहाँ के बाद वो फिसलना प्रारंभ कर देता है। तो वह मैक्सिमम एंगल जहाँ तक ये रुका रहेगा, जहाँ तक ये रुका रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज। अब इस डायग्राम से अपन देखते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए इसके अंदर म्यू है आपके फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों, म्यू क्या है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ओके बच्चों, आगे चलें। अब देखिए यहाँ पे यदि म्यू, मैं कोफिशिएंट लेके चलता हूँ म्यू एस। अब देखिए नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? mg sin थीटा। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये आप फ्रिक्शन लिमिटिंग कंडीशन में लेके चलिए, तो mg sin अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। अब देखिए नॉर्मल क्या है? mg cos अल्फा। पास समझ में आ रही है? तो mg से mg उड़ गया, तो म्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फा। बात समझ में आ रही है? तो यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक tan अल्फा के बराबर होगा, मतलब जो भी आप इंक्लाइन प्लेन नत्तल का कोण ले रहे हो उस कोण का tan
जब आप रखोगे उस कोण को tan थीटा में, तो जो वैल्यू आएगी यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक इसके बराबर होगा तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो लिमिटिंग कंडीशन मीन्स हमेशा स्थिर रहेगा उस एंगल तक। यदि उस एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, मोशन चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो मोशन चालू हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक खास बात और, यदि फ्रिक्शन मैं ऐसे लूँ, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये है इसका रिजल्टेंट और ये है थीटा। अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि tan थीटा जो है, मतलब इसका जो फ्रिक्शन कोण है, मतलब फ्रिक्शन एंगल या घर्षण कोण, या क्या बोल दूँ मैं, घर्षण कोण। अब देखिए लिमिटिंग वैल्यू की बात करूँगा तो फ्रिक्शन है वो mg sin अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, mg sin अल्फा। ठीक है, देखिए mg sin अल्फा अपॉन में mg cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। मतलब कि स्थैतिक घर्षण गुणांक को tan अल्फा के बराबर होना चाहिए, जो tan थीटा आएगा वो भी tan अल्फा के बराबर ही आएगा। मतलब कि जो कोण आएगा, घर्षण कोण आएगा, उसकी वैल्यू भी tan अल्फा के बराबर ही प्राप्त होगी। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए मिनिमम पुलिंग फोर्स P एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब देखिए कंडीशंस फटाफट सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये आपके आ गया P हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये अल्फा, तो इस तरफ क्या आ जाएगा P cos अल्फा, इस तरफ आई थिंक P sin अल्फा। ठीक है, इसका मास यदि मैं ले लूँ तो नीचे की तरफ mg और इधर नॉर्मल। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अंदर पीछे की तरफ फ्रिक्शन। ठीक है, और इसके अंदर जो घर्षण गुणांक है वो ले लिया मैंने म्यू एस ले लीजिए। ठीक है, अब है मिनिमम पुलिंग फोर्स मेरे को कितना चाहिए। अब देखिए एफ एस जो है वो मेरे पास क्या आएगा, म्यू इंटू नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो म्यू एस जो है, सॉरी म्यू एस लिया है, म्यू एस लिया है, तो म्यू एस एम जी। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए आप म्यू एस एम जी डायरेक्ट में नहीं लिख सकता यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये डिफाइन कीजिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम जी, यहाँ पे नॉर्मल देखिए, नॉर्मल क्या बनेगा, नॉर्मल प्लस में P sin अल्फा इक्वल टू एम जी। ठीक है बच्चों, नॉर्मल यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी माइनस में P sin अल्फा। ठीक है, एम जी माइनस में P sin अल्फा। ठीक है, अब जो P cos अल्फा है, P cos अल्फा को इससे या तो बराबर हो या फिर थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब ये जिसको मोशन करना ही है, मिनिमम पुलिंग फोर्स है, तो P cos अल्फा जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, म्यू एस एम जी माइनस P sin अल्फा। और लिमिटिंग कंडीशन की बात करते हो तो इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है P जो है डायरेक्टली आप यदि या तो cos अल्फा को अपॉन में डिवाइड कर दीजिए तो ये P tan अल्फा और mg बाय cos अल्फा आ जाएगा। नहीं तो जो P cos अल्फा जो अपने को है, इसका जो ये घटक है ये कम से कम या तो इसके बराबर हो तो लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी, इससे ज़्यादा होगा तो शॉर्ट मोशन स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चले। अब देखिए मिनिमम पुशिंग फोर्स P एट एन एंगल अल्फा। अब देखिए वापस स्टार्ट करें फटाफट। मिनिमम पुशिंग फोर्स है तो इसको आगे ले जाइए। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा, P cos अल्फा, तो आई थिंक ये क्या आ जाएगा, P sin अल्फा। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या आएगा, mg, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्मल। इस केस के लिए नॉर्मल क्या आ जाएगा, mg प्लस P sin अल्फा, mg प्लस P sin अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सारे के सारे कंपोनेंट घटक ले लिए अपन ने। अब इस तरफ जो आएगा आपके क्या आ जाएगा, स्टैटिक, वापस वही कंडीशन, इसके लिए म्यू एस है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, म्यू एस इंटू में नॉर्मल। ठीक है, अब जो P cos अल्फा है, P cos अल्फा जो है वो या तो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। लिमिटिंग कंडीशन की बात की जाए तो म्यू एस एम जी प्लस P sin अल्फा।
ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, पिछले वाला जो केस था उसके अंदर अपने पास क्या वैल्यू आ रही थी, mg माइनस पी साइन अल्फा, और इसके अंदर ये वैल्यूज देखिए ओनली ये वाली वैल्यू, और इसके अंदर ये वैल्यू क्या आ रही है, mg प्लस पी साइन अल्फा। इसीलिए बोला जाता है कि किसी चीज को पुल करना इजी है धक्का देने के बजाय, ठीक है। फ्रिक्शन सरफेस के ऊपर किसी चीज को पुल करना इजी है धक्का देने की जगह। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, मिनिमम पुलिंग फोर्स P टू मूव द बॉडी अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। हमेशा ध्यान रखना, मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अप मूव करना है अपने को, तो देखिए ध्यान से, वापस डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरफ, ये P cos अल्फा, ठीक है बच्चों, इस तरफ आ जाएगा P sin अल्फा, ये क्या आ गया, लैम्डा। मैंने आपको पहले ही बताया है, इस तरफ mg sin लैम्डा, ठीक है, mg sin लैम्डा, और इस तरफ mg cos लैम्डा, और इस तरफ नॉर्मल, ठीक है बच्चों। अब इस केस के अंदर नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरे पास, mg cos लैम्डा, ठीक है बच्चों, mg cos लैम्डा, ये लैम्डा था, मूवमेंट के कारण ऐसा हो गया, mg cos लैम्डा माइनस में p sin अल्फा। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ये बन गया है मेरे पास, और अब नॉर्मल ये बन गया तो p cos अल्फा की वैल्यू लिमिटिंग केस के लिए बराबर होनी चाहिए। बॉडी अप करना है तो या तो बराबर हो लिमिटिंग, मतलब 0.0001% भी यदि बढ़ेगी तो मूवमेंट चालू हो जाएगा। अब म्यू एस, वापस यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस ही ले लीजिए आप, म्यू एस नॉर्मल क्या आएगा, mg cos लैम्डा, ठीक है बच्चों, mg cos लैम्डा माइनस में p sin अल्फा, एक तो ये, प्लस में mg sin लैम्डा को भूल रहे हो क्या बेटा, ये भी तो रहेगा। मतलब इन दोनों फोर्सेस का वैल्यू p cos अल्फा को, इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना होगा या फिर इससे ज़्यादा होना होगा यदि इसको ऊपर मूव करना है। क्यों? यदि ऊपर मूव करना होगा तो फ्रिक्शन बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में और mg sin लैम्डा भी इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? आगे चलें। मिनिमम फोर्स टू मूव ए बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द सरफेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन की, देखो बात तो समझ में आ रही होगी, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, डायग्राम बनाता हुआ, थोड़ा फास्ट हूँ, लेकिन अब क्या करें, वन शॉट का लेक्चर है, फास्ट तो चलना ही पड़ेगा। अब देखिए P यदि आप लेके चलते हो तो यहाँ पे इस साइड आएगा P cos अल्फा, ये अल्फा, और इस तरफ आएगा P sin अल्फा, ठीक है बच्चों। अब यदि मूवमेंट नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ बच्चों क्या आएगा, फ्रिक्शन, ठीक है। वापस यहाँ कंडीशन वही, म्यू एस की वैल्यू दे रखी होगी, और इस तरफ मैंने आपको पहले ही बता रखा है mg sin लैम्डा हमेशा g के घटक हो जाएंगे नत्तल पर mg cos लैम्डा, ठीक है बच्चों। और नॉर्मल ये p की वैल्यू, अब नॉर्मल यहाँ पे पर्टिकुलर केस में क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, नॉर्मल यहाँ क्या बन जाएगा मेरे पास, नॉर्मल की वैल्यू mg cos लैम्डा माइनस p sin अल्फा, ठीक है बच्चों। ये वाला इधर आ जाएगा ना माइनस में, मतलब इसको सिंपल बैलेंस करना है आपको नॉर्मल निकालने के लिए। बैलेंस आपने कर दिया तो नॉर्मल आपके पास आ गया। अब बात सीधी सी है, अब नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स हो गए, P cos अल्फा नीचे की तरफ, प्लस में mg sin लैम्डा नीचे की तरफ, इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा, म्यू एस mg cos लैम्डा, mg cos लैम्डा माइनस में P sin अल्फा, ठीक है बच्चों, ये बैलेंस करेगा। अब यहाँ से यदि मैं निकालूँ लिमिटिंग कंडीशन, P cos अल्फा क्या आ जाएगी कि इसकी वैल्यू या तो इससे ज़्यादा हो या फिर कम हो, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा हो या फिर कम हो, किसके, म्यू एस mg cos लैम्डा माइनस में P sin अल्फा माइनस का साइन, ठीक है बच्चों, mg sin लैम्डा।
एकदम इजी है बच्चों, देखो आपके सामने इक्वेशन बनाता हुआ चल रहा हूँ, आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन खुद सोचिए कि यदि ये वाला जो फोर्स है किस किस को बैलेंस कर रहा है, Fs माइनस में mg साइन लेमडा को तो बैलेंस कर रहा है ये, मतलब इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो ये कितना हो, ये कितना हो, ये कितना होगा Fs माइनस में mg साइन अल्फा, ये तो मैंने लिखा है, और Fs यहाँ से मैं निकाल के चल ही रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है।